नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आशा करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज आपके क्लास की स्टार्टिंग में ही आपसे कुछ सवाल हैं। जी हाँ, जनरली नहीं होते हैं स्टार्टिंग में सवाल मेरे, पहले हम एमसीक्यू बाद में करते हैं, लेकिन कुछ सवाल हैं। जैसे कि पहला सवाल है कि आप मुझे बताएंगे कि कलगी तुर्रा का गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है। या दूसरा सवाल है कि बिरहा गायन मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में होता है। बसदेवा गायन, हरदौल की मनौती कहाँ होते हैं ये गायन, मध्य प्रदेश के किस अंचल में। बहुत सारे लोगों को आप में से पता होगी चीज़ें, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें नहीं पता है, और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस सेगमेंट से भी आ रहे हैं। तो जैसा आप सबने कमेंट में कहा है, मध्य प्रदेश के लोक गायन, कौन सा गायन किस अंचल में किया जाता है, तो आज एक छोटा सा वीडियो है। उस छोटे से वीडियो में 5 से 10 मिनट के अंदर हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे कि कौन सा गायन किस अंचल में होता है मध्य प्रदेश के, यानी कि किस रीजन में होता है और उस गायन की क्या विशेषता है। ये सवाल आपके एग्जाम में, मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो, पूछा जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक क्लास में बने रहना है, छोटी सी क्लास है। थ्योरी पहले जान लेते हैं, अलग अलग रीजन वाइज पढ़ेंगे। जैसे मालवा क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे पहले, फिर निमाड़ में कौन से गायन होते हैं, ऐसे ही बघेलखंड और बुंदेलखंड, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मालवा के लोक गायन से। मालवा का क्षेत्र बेसिकली आपका कहलाता है इंदौर उज्जैन वाला जो क्षेत्र है। और लोक गायन क्या होता है, ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में मौखिक रूप से संरक्षित गायन। मतलब आप सभी लोग कहीं ना कहीं गाँव से रिलेट करते हैं। गांव में आप सबने देखा होगा कि शादी का त्यौहार हो या कोई भी मांगलिक कार्य हो या कुछ भी हो, फंक्शन उत्सव हो, तो वहाँ पे कुछ गायन होते हैं, वहाँ के कुछ लोक गायन होते हैं जो वहाँ की महिलाओं द्वारा, पुरुषों द्वारा गाए जाते हैं। तो जो मौखिक रूप से संरक्षित होते हैं या मौखिक रूप से संचारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लोक गायन कहलाते हैं। अब मालवा अंचल के लोक गायन हैं कौन कौन से, तो चलिए वो जान लेते हैं। मालवा अंचल का पहला लोक गायन कौन सा है, भरथरी गायन। भरथरी गायन में क्या होता है, इसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा पर आधारित है। तो अगर सवाल आ जाएगा कि राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा पर आधारित कौन सा गायन है, तो कौन सा गायन है, भरथरी गायन है। इसमें कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग होता है, चिंकारा और सारंगी का यूज होता है। तो भरथरी गायन किस क्षेत्र में होता है, मालवा क्षेत्र में होता है। ऐसे भी सवाल आते हैं कि मालवा क्षेत्र में कौन सा गायन होता है, तो मालवा क्षेत्र में कौन सा गायन, भरथरी गायन। भरथरी गायन में किनकी कहानी है, राजा भरथरी और रानी पिंगला की। आपको इनका नाम जरूर याद रखना है, भरथरी तो आपको इनसे भी आ जाएगा। तो किनकी कहानी है, राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा है। इसमें वाद्य यंत्र कौन सा यूज होता है, तो वाद्य यंत्र यूज होता है चिंकारा या सारंगी। तो भरथरी गायन में किस प्रकार के वाद्य यंत्रों का यूज होता है, चिंकारा और सारंगी का, याद रखिएगा। और भरथरी कहाँ होता है, मालवा क्षेत्र में। दूसरा कौन सा है, संजा गीत। संजा गीत कहाँ गाया जाता है, ये भी मालवा अंचल में ही गाया जाता है। संजा गीत कहाँ गाया जाता है, मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। संजा गीत को किसके द्वारा गाया जाता है, ये सवाल पूछा जाता है, तो किशोरियों द्वारा गाया जाता है। सवाल पूछा गया था एक बार कि संजा गीत को किसके द्वारा गाया जाता है, स्त्री द्वारा, पुरुषों द्वारा या किशोरियों द्वारा। तो राइट आंसर क्या है, किशोरियों द्वारा गाया जाता है। ये कब गाया जाता है, तो पितृपक्ष यानी कि जो श्राद्ध पक्ष होती है उसके दौरान संजा की आकृतियां बनाकर इसे गाया जाता है। तो संजा गीत कब गाया जाता है, तो पितृपक्ष में गाया जाता है, श्राद्ध पक्ष में गाया जाता है किशोरियों द्वारा। और एक समय याद रखिएगा कब गाया जाता है, तो ये शाम के समय गाया जाता है। कब गाया जाता है ये, तो शाम के समय ये गाया जाता है। क्लियर। तो नाम से ही है संजा गीत, संजा। और संजा हम लोग किसको बोलते हैं, शाम वाले समय को। तो संजा गीत कौन गा रही है, किशोरियाँ गा रही हैं। संजा गीत किस अंचल में होता है, तो मालवा अंचल में होता है। और संजा गीत कब गाया जाता है, तो याद रखिएगा पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष के दौरान इसे गाया जाता है। किशोरियाँ गाती हैं शाम के समय। क्लियर। तो संजा गीत कब गाया जाता है, श्राद्ध पक्ष के दौरान गाया जाता है। और कहाँ है, ये मालवा अंचल का गीत है। और कौन गा रही है इसको, किशोरियाँ गा रही हैं। तो संजा याद रखिएगा कि संजा गीत को श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के दौरान गाया जाता है और किशोरियाँ गाती हैं इसको शाम के समय। अगला कौन सा है, हीड़ गायन। देखिए जो हीड़ गायन है वो भी मालवा क्षेत्र में ही गाया जाता है। और हीड़ गायन किससे संबंधित है, कृषि, एग्रीकल्चर जो कल्चर है उससे संबंधित है। किस क्षेत्र में गाया जाता है, मालवा क्षेत्र में। कब गाया जाता है, तो सावन मास में गाया जाता है। यह गायन कौन सी जाति द्वारा किया जाता है, तो याद रखिएगा कि ये जो हीड़ गायन है वो कौन सी करती है, अहीर जाति के अलावा ये अहीर जाति के द्वारा गाया जाता है। और कृषि और पशुपालक समुदायों द्वारा भी इसका गायन किया जाता है। तो पूछ लेगा कि कृषि और पशुपालन जो समुदाय है वो कौन सा गायन करता है, तो कृषि और पशुपालक समुदाय से संबंधित कौन सा है, हीड़ गायन। और ये हीड़ गायन कौन सी जाति गाती है, तो हीड़ गायन अहीर जाति के द्वारा गाया जाता है। ग्यारस माता की पूजा होती है, जब ग्यारस माता की पूजा होती है उस दौरान ये हीड़ गायन किया जाता है। कहाँ पे, मालवा क्षेत्र में। और कब, सावन मास के दौरान।
तो हीड़ गायन किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर से संबंधित है और पशुपालन से संबंधित है। और हीड़ गायन का गायन किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? तो अहीर जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। अभी MCQ आएगा, मैं आपसे पूछूंगी कि अहीर जाति के लोग किसका गायन करते हैं? तो अहीर जाति के लोग किसका गायन करते हैं? हीड़ गायन करते हैं। और कृषि और पशुपालन से संबंधित गायन कौन सा है? तो हीड़ गायन कृषि और पशुपालन से संबंधित है। हीड़ गायन कहाँ किया जाता है? मालवा क्षेत्र में किया जाता है। हीड़ गायन किस मास में किया जाता है? सावन मास में किया जाता है। क्लियर? तो याद रखिएगा, हीड़ गायन किससे संबंधित है? कृषि और पशुपालकों से। और कौन सी जाति इसे गाती है? तो अहीर जाति। कब गाया जाता है? सावन मास में गाया जाता है। अगला कौन सा है मालवा अंचल का गीत? रेलो गीत। रेलो देखिए जनजाति संगीत से संबंधित है। रेलो गीत मालवा क्षेत्र का गीत है और इसे किस जाति के द्वारा, लोगों द्वारा गाया जाता है? तो भील और भिलाला जनजाति के युवा समूहों द्वारा इसे गाया जाता है। तो रेलो गीत को किसके द्वारा गाया जाता है? सवाल पूछा जाएगा कि भील और भिलाला समुदाय के लोग कौन सा गीत गाते हैं? तो भील और भिलाला समुदाय के लोग रेलो गीत गाते हैं। ये रेलो गीत एक बार और याद रखिएगा कि ये रेलो गीत कोरकू समुदाय के लोगों द्वारा भी गाया जाता है। कोरकू जाति के जो लोग हैं, कोरकू समुदाय या जनजाति के जो लोग हैं, उनके द्वारा भी ये गाया जाता है। और ये कब गाया जाता है? उत्सवों और त्योहारों के अवसर पर। तो रेलो गीत कौन सी जनजातियां गाती हैं? तो भील, भिलाला और कोरकू। रेलो गीत किस अंचल में गाया जाता है? मालवा अंचल में। रेलो गीत किनसे संबंधित है? तो जनजातीय संगीत है। पूछ लेगा आपसे सवाल कि निम्नलिखित में से जनजातीय संगीत कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? निम्नलिखित में से जनजाति संगीत है रेलो संगीत। कौन सी जनजाति द्वारा गाया जाता है ये? तो कौन सी जनजाति द्वारा गाया जाता है? कोरकू, कोरकू जनजाति, भील और भिलाला जनजाति द्वारा ये गाया जाता है। क्लियर? और कब गाया जाता है? उत्सवों और त्योहारों के अवसर पर। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो आपने मालवा अंचल में कौन कौन से पढ़े? आपने मालवा अंचल में कौन कौन से पढ़े हैं गायन? तो मैं यहाँ पे साइड पे कहीं लिख देती हूँ कि मालवा अंचल में कौन कौन से गायन है। देखिए, मालवा क्षेत्र में आपने पहला क्या पढ़ा? भरथरी। भरथरी किसकी थी? जिसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा का वर्णन था। दूसरा आपने क्या पढ़ा? अभी हीड़ गायन। हीड़ गायन किससे संबंधित था? ये हीड़ गायन कृषि और पशुपालकों से संबंधित था। जो किस जाति के लोग गाते थे? तो अहीर जाति के लोगों के द्वारा गाया जाता था। अगला कौन सा आपने पढ़ा? मालवा क्षेत्र का रेलो गीत। जो कौन सी जनजाति गा रही है? भील और भिलाला और कोरकू जनजाति द्वारा ये रेलो गीत गाया जाता है। और कौन सा आपने पढ़ा? संजा गीत। मालवा क्षेत्र में संजा गीत आपने पढ़ा, जो श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के दौरान गाया जाता है किशोरियों द्वारा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो इतने याद रखिएगा। अगला कौन सा है मालवा अंचल का? तो अगला है निर्गुड़ी गायन। अगला कौन सा है? अगला है निर्गुड़ी गायन। निर्गुड़ी गायन क्या है? देखिए, ये बेसिकली निमाड़ और मालवा क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में गाया जाता है, जिसमें निर्गुण ब्रह्म यानी कि ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना की जाती है। निर्गुण का अर्थ ये होता है कि ऐसे भगवान के ऐसे रूप को पूजना जिनका कोई आकार नहीं है। जैसे हम लोग, जैसे कुछ लोग जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, तो वो क्या करते हैं? वो एक मूर्ति पूजा करते हैं। उन्होंने भगवान को एक आकार दिया हुआ है, तो वो साकार ब्रह्म की पूजा करते हैं। एक होते हैं निर्गुण ब्रह्म उपासक, मतलब उनके लिए जो ईश्वर है वो निराकार है। ईश्वर का कोई रूप नहीं है, ईश्वर का कोई आकार नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं? निर्गुण। तो ईश्वर के निराकार स्वरूप की जो उपासना करते हैं, उनके द्वारा कौन सा गायन किया जाता है? निर्गुणी गायन किया जाता है। ये इसमें वैराग्य, आत्मा की अमरता, सत्य एवं ज्ञान की बातों पर जोर दिया जाता है। कबीर, मीराबाई, संत सिंगा जी और अन्य निर्गुण संतों के पद गाए जाते हैं। तो निर्गुणी गायन में बेसिकली कौन सा सबसे ज़्यादा फेमस है? कबीर। क्योंकि कबीर के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो कबीर जी के दोहों में भी वर्णन है कि उन्होंने ईश्वर का कोई भी आकार नहीं माना है, उन्होंने ईश्वर के निराकार ब्रह्म की उपासना की है। तो निर्गुण जो ये है निर्गुण गायन है, उसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन हो जाएंगे? उसमें सबसे ज़्यादा फेमस है कबीर। और ये जो निर्गुण गायन है वो कर्म कांडों का विरोध करता है। निर्गुण गायन जो किया जाता है उसमें जो आडंबर है, अंधविश्वास है, कर्मकांड है, उसका विरोध किया जाता है। तो अगर सवाल आ जाएगा कि ईश्वर के निर्गुण ब्रह्म की उपासना या निराकार स्वरूप की उपासना किस गायन में की जाती है? तो निर्गुणी गायन में। कर्मकांडों का विरोध किस में किया जाता है? तो निर्गुणी गायन में। निर्गुणी गायन के सबसे फेमस, निर्गुणी गायन में किनके पदों का गायन किया जाता है? तो कबीर हैं, संत सिंगा जी हैं, अन्य निर्गुणी पद संतों के गायन किए जाते हैं। कौन सा ऐसा गायन है जो वैराग्य, आत्मा की अमरता और सत्य और ज्ञान की बातों पर जोर देता है? तो कौन सा है? निर्गुणी गायन ही है। तो निर्गुणी गायन के बारे में आपको याद रखना है कि निमाड़ और मालवा दोनों अंचलों में गाया जाता है, जो निराकार ब्रह्म की उपासना की ओर जोर देता है और कर्मकांडों का विरोध करता है। कौन सा? निर्गुणी गायन। अगला कौन सा है? बरसाती वार्ता। कौन सा है? बरसाती वार्ता। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि बरसाती वार्ता है तो वर्षा ऋतु में गाया जाएगा।
मालवा अंचल और आसपास के क्षेत्रों में प्रचलित है। कब गाया जाएगा, नाम से ही पता है, बरसाती वार्ता, तो वर्षा ऋतु यानी चौमासा में गाया जाएगा, जिसमें प्राचीन लोक कथाएं और पौराणिक आख्यानों का वर्णन मिलता है और इसमें पद्य और गद्य का मिश्रण पाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूछा जाता है कि पद्य और गद्य का मिश्रण, और पद्य और गद्य के मिश्रण को किस नाम से जाना जाता है, चंपू काव्य। तो पूछा जाता है कि जो चंपू काव्य अपने मतलब चंपू काव्य अपने क्या कहते हैं उसको कि सबसे ऊपरी जोन में किस गायन में जाता है, तो चंपू काव्य का उपयोग कहाँ होता है, बरसाती वार्ता गायन में होता है। तो आपको क्या याद रखना है कि चंपू काव्य का जो चरम है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, जो पीक होती है उसको चरम बोलते हैं, कि चरम पर पहुंचना। तो चंपू काव्य अपने चरम पर कहाँ पहुंच रहा है, इसी बरसाती वार्ता गायन में पहुंचता है। तो कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है, ये वर्ड मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि एमपीपीएससी में एक बार पूछा गया था कि चंपू काव्य अपने चरम पर किस गायन में पहुंचता है। चंपू काव्य अपने चरम पर किस गायन में पहुंचता है, तो कौन सा गायन है, यही बरसाता वार्ता गायन है। किस गायन में पहुंचता है, तो चंपू काव्य का उपयोग किस में होता है या किस गायन में होता है, तो चंपू काव्य का उपयोग बरसाती वार्ता गायन में होता है, जो मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। चंपू काव्य क्या है, गद्य शैली और पद्य शैली दोनों का जो मिश्रण होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको चंपू काव्य बोलते हैं, जिसमें गद्य का भी उपयोग होता है और पद्य का भी उपयोग होता है। वो क्या कहलाता है, चंपू काव्य, और बरसाती वार्ता गायन में चंपू काव्य का उपयोग हुआ है। तो अगर सवाल आ जाएगा कि चंपू काव्य का उपयोग किस में हुआ है, किस गायन में हुआ है, तो ये यही बरसाती वार्ता गायन है। क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखनी। आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं निमाड़ के क्षेत्र में। मालवा में हमने पढ़ लिए, मालवा में हमने कौन कौन से गायन पढ़े हैं, भरतरी गायन पढ़ा है, राजा भरतरी पिंगला की कहानी, संजा गीत पढ़ा है, पितृपक्ष के दौरान किशोरियों द्वारा गाया जाता है, हीड़ गायन पढ़ा है, जो हीड़ गायन किसके द्वारा, कृषि और पशुपालकों द्वारा गाया जा रहा था, किस जाति द्वारा, अहिर जाति द्वारा। रैलो गीत हमने पढ़ा। उसके बाद अभी हमने इसके पहले कौन सा पढ़ा, बरसाती वार्ता, जिसमें चंपू काव्य अपने चरम पर पहुंच रहा है। ये सब मालवा अंचल के गायन थे। अब हम आते हैं निमाड़ अंचल में। निमाड़ अंचल में पहला कौन सा है, तो निमाड़ अंचल में पहला गायन है कलगी तुर्रा। याद रखिएगा, ये कलगी तुर्रा निमाड़ और मालवा के कुछ हिस्सों में प्रचलित है। इसमें प्रतियोगिता के रूप में गायन शैली होती है, जो सवाल और जवाब के रूप में होती है। कभी कभी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा गायन है जिसमें प्रतियोगिताएं होती हैं, दो पक्षों में प्रतियोगिता होती है, तो वो कौन सा गायन है, कलगी तुर्रा, जिसमें सवाल जवाब के रूप में ये प्रतियोगिता होती है। कलगी पक्ष कौन होता है, इसमें दो पक्ष होते हैं। भाई सवाल जवाब हो रहा है तो दो पक्षों में ही होगा सवाल जवाब। ऐसा तो नहीं है कि मैं अकेले सामने बैठी हूँ, मैं ही सवाल बोल रही हूँ, मैं ही जवाब दे रही हूँ। नहीं, सवाल जवाब के लिए दो पक्ष चाहिए होते हैं। तो एक कलगी पक्ष होता है जो किनकी उपासना करते हैं, शक्ति यानी देवी की उपासना करते हैं, और तुर्रा पक्ष किनकी उपासना करते हैं, शिव की उपासना। तो पूछा जाता है कि जो कलगी तुर्रा गायन है उसमें शिव की उपासना किस पक्ष द्वारा की जाती है, तो शिव की उपासना किसके द्वारा की जाती है, तुर्रा पक्ष द्वारा। और देवी यानी कि शक्ति की उपासना किसके द्वारा की जाती है, कलगी पक्ष द्वारा। तो कलगी पक्ष किसकी उपासना करते हैं, देवी यानी कि शक्ति की, और तुर्रा पक्ष किसकी उपासना करते हैं, शिव की उपासना करते हैं। तो कलगी तुर्रा गायन कहाँ किया जाता है, निमाड़ अंचल में। प्रश्नोत्तर शैली में होता है, सवाल जवाब की शैली में होता है। कलगी जो पक्ष है वो किसका गायन करते हैं, शक्ति यानी कि देवी का, और तुर्रा पक्ष किसका गायन करते हैं, तुर्रा पक्ष शिव की उपासना करते हैं। क्लियर, तो ये सवाल भी पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, कलगी तुर्रा कहाँ गाया जाता है, निमाड़ अंचल में। अगला निमाड़ अंचल का भजन है संत सिंगा जी भजन। संत सिंगा जी भजन निमाड़ अंचल में गाया जाता है। ये संत सिंगा जी द्वारा रचे गए भजनों और उपदेशों पर आधारित है। संत सिंगा जी निमाड़ अंचल के एक बहुत फेमस संत थे। उनके द्वारा जो उपदेश दिए गए, उन्हीं उपदेशों को आधार बनाकर संत सिंगा जी भजन बनाए गए हैं, जिसमें ज्ञान, वैराग्य, सत्य, कर्म और सरल जीवन जीने की शिक्षा पर जोर दिया जाता है, जो निर्गुण शैली से भी प्रभावित है। अभी हमने निर्गुणी गायन पढ़ा था। निर्गुणी गायन मालवा अंचल में जो किस पर आधारित था, निराकार ब्रह्म की उपासना पर जोर देता था। कबीर दास के जो पद हैं जिसमें संकलित किए गए थे, तो वह उन्हीं से रिलेटेड क्या है, उन्हीं से रिलेटेड है संत सिंगा जी भजन भी, जो निमाड़ अंचल में गाए जाते हैं, जिसमें संत सिंगा जी द्वारा जो उपदेश दिए गए हैं उन पर आधारित ये गायन है। ये किस शैली से प्रभावित है, तो निर्गुण शैली से प्रभावित है, जो ये बताती है निर्गुण शैली कि निराकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, कर्मकांडों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो संत सिंगा जी किससे संबंधित है, निर्गुण शैली से संबंधित है। और संत सिंगा जी भजन कहाँ गाया जाता है, तो निमाड़ अंचल में गाया जाता है। अगला कौन सा है, मसाना गायन। ये कहाँ, मसाना गायन कहाँ किया जाता है, ये भी निमाड़ क्षेत्र में किया जाता है, और इसमें देवी माता की उपासना की जाती है। तो अगर सवाल पूछ लेगा कि मसान्या गायन कहाँ किया जाता है, तो कहीं कहीं मसाना लिखा होता है, कहीं कहीं मसान्या लिखा होता है। तो मसान्या गायन का
कहाँ किया जाता है? निमाड़ अंचल में। किनकी पूजा की जाती है? तो देवी माता की। और रोग दोष निवारण और विपत्ति से मुक्ति के लिए तांत्रिक और अघोरी अनुष्ठानों पर भी इसमें जोर दिया जाता है। मतलब बेसिकली कहा जाता है कि आत्मा की अमरता, अंधविश्वास जिसे आप कह लीजिए, उसमें इस गायन में उसका उपयोग सबसे ज़्यादा होता है। तो मसाणिया गायन में किसकी पूजा होती है? तो सबसे पहले निमाड़ क्षेत्र में प्रचलित है, देवी माता की उपासना होती है। इसमें रोग दोष निवारण, विपत्ति से मुक्ति के लिए तांत्रिक और अघोरी जो अनुष्ठान होते हैं वो किसमें? इसी मसाणिया गायन के अंतर्गत होते हैं। तो क्लियर? तो मसाणिया गायन कब किया जाता है? देवी उपासना के समय, और रोग दोष निवारण और तांत्रिक और अघोरी अनुष्ठानों के समय भी इसे गाया जाता है। तो अब सवाल आपसे पूछेगा कि तांत्रिक और अघोरी अनुष्ठानों के समय कौन सा गायन होता है? तो तांत्रिक और अघोरी अनुष्ठानों के समय कौन सा गायन होता है? मसाणिया गायन। क्लियर? अभी सवाल पूछेगा आपसे कि तांत्रिक और अघोरी अनुष्ठान, इनमें कौन सा गायन किया जाता है? तो मसाणिया गायन किया जाता है। क्लियर? आगे बढ़िए। अगला है नागपंथी गायन। नागपंथी गायन कहाँ किया जाता है? तो याद रखिएगा कि ये जो नागपंथी गायन है, नाथपंथी गायन, ये निमाड़ और मालवा क्षेत्र में किया जाता है। नाथपंथ का मतलब होता है संत गोरखनाथ द्वारा स्थापित। नाथपंथ किनके द्वारा स्थापित हुआ है? तो संत गोरखनाथ जी द्वारा, जिसमें भरथरी, जिनकी कथा मालवा क्षेत्र में भी प्रचलित है, मीराबाई आदि की लोक कथाओं को गाया जाता है। तो ये नाथपंथी गायन में किनकी कथाएं गाई जाती हैं? तो मीराबाई की कथाएं गाई जाती हैं। भरथरी की कथाएं जो हमने पहले मालवा अंचल में भी पढ़ी थी, उनकी कथाओं को गाया जाता है। ये हठ योग और वैराग्य की भावना इसमें प्रमुखता में होती है। तो नाथपंथी गायन किससे संबंधित है? नाथपंथी गायन जो नाथ योगी हैं, जैसे संत गोरखनाथ है, नाथ संप्रदाय के लोग हैं, उनके द्वारा गाया जाने वाला ये गायन है। नाथपंथी गायन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो निमाड़ अंचल में किया जाता है। नाथपंथी गायन में किसके बारे में, किनकी कथाएं बोली जाती हैं? तो मीराबाई की, गोपीचंद की, भरथरी जी की कथाएं बोली जाती हैं, और ये हठ योग और वैराग्य की भावना को प्रमुखता देता है। तो नाथपंथी गायन कहाँ हो रहा है? निमाड़ और मालवा क्षेत्र में। और किस संप्रदाय से संबंधित है? तो याद रखिएगा, नाथपंथ संप्रदाय जो संत गोरखनाथ जी से संबंधित है, उससे संबंधित है। मान लीजिए अगर आपके एग्जाम में सवाल आता है कि संत गोरखनाथ जी से संबंधित कौन सा गायन है, तो याद रखना है कि संत गोरखनाथ जी से संबंधित गायन कौन सा है? नाथपंथी गायन। इस तरीके से घुमा के सवाल पूछता है आपके एग्जाम में। अब आते हैं गरबा गरबी गायन। गरबा गरबी गायन कहाँ किया जाता है? तो देखिए, ये नवरात्रि के समय किया जाता है, निमाड़ अंचल में होता है, और बेसिकली ये गुजरात में बहुत ज़्यादा फेमस है। आपको पता ही है गरबा कब किया जाता है? नवरात्रि के दौरान सामूहिक रूप से सर्कल में किया जाने वाला एक डांस है। आजकल गरबा बहुत ज़्यादा फेमस है, आप सबको पता है। लेकिन आपको क्या नहीं पता? सवाल क्या पूछता है? सवाल पूछता है कि जो गरबा है वो किसके द्वारा किया जाता है और गरबी किसके द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे अंतर जान लीजिए कि जो गरबा है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो ये स्त्री प्रधान डांस है। गरबा कैसा है? स्त्री प्रधान डांस है। और ये जो गरबी है वो क्या है? पुरुष प्रधान डांस है, पुरुष प्रधान। तो ये बहुत बार सवाल पूछा गया है, ये एमपीपीएससी में भी पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से पुरुष प्रधान डांस कौन सा है और स्त्री प्रधान। तो याद रखिएगा, गरबा कैसा है? स्त्री प्रधान डांस है, और गरबी कैसा है? पुरुष प्रधान। मतलब गरबा किनके द्वारा बेसिकली किया जाता है? तो गरबा स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला डांस है, और गरबी किनके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। और नाम से लोग पता है क्या लगा के चले आते हैं? नाम से लोगों को हो जाता है कंफ्यूजन कि अच्छा गरबी है तो गरबी शायद स्त्रियां करेंगी, लेकिन नहीं, गरबी पुरुषों द्वारा किया जाता है, और इसीलिए ये पूछता भी है सवाल, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करता है ये। तो गरबी किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। गरबा किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों द्वारा। और ये पूछा गया सवाल है, इसलिए मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि गरबा किसके द्वारा होता है? गरबा होता है स्त्रियों द्वारा, और गरबी होता है पुरुषों द्वारा। क्लियर? और किस क्षेत्र में बहुत प्रचलित है? निमाड़ अंचल, और सबसे ज़्यादा गुजरात की सीमा से जो जिले लगे हैं वहाँ पे। अगला आ जाते हैं अब बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एक फेमस गायन है आल्हा गायन, जिसमें दो भाइयों की कहानी है, दो भाइयों की वीरता की कहानी है। और वो दो भाई कौन से हैं? दो वीर योद्धा कौन से हैं? आल्हा और उदल। इनकी कहानियां हैं। आल्हा गायन कितने खंडों में विभाजित है? ये बहुत बार सवाल पूछा गया है। तो 52 खंडों में विभाजित है। इस गायन में वीर रस की प्रधानता है, ऑब्वियस सी बात है। कब गाया जाता है? वर्षा ऋतु में गाया जाता है, और इसमें लंबी लंबी पंक्तियों में इसे गाया जाता है। तो आल्हा गायन कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। आल्हा गायन में कितने खंड है? 52 खंड है। आल्हा खंड में किन दो भाइयों की वीरता का वर्णन है? तो आल्हा उदल का वर्णन है। आल्हा खंड किस ऋतु में गाया जाता है? तो वर्षा ऋतु यानी कि चौमासा में गाया जाता है। अभी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे,
धैर्य रखिए, 5 मिनट बाद MCQ आने वाले, उसमें और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आल्हा उदल कहाँ, बुंदेलखंड में गाया जाने वाला गायन है। दो वीर योद्धा आल्हा उदल की कहानी पे है, 52 खंडों में है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है और इसे लंबी लंबी पंक्तियों में जोर जोर से गाया जाता है। क्लियर। अगला कौन सा है बुंदेलखंड का गायन, तो अगला है बुंदेलखंड का गायन भोला गीत। अगला कौन सा है बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड में अगला है भोला गीत, और इसी भोला गीत को किस नाम से जाना जाता है, बाम्बुलिया नाम से भी जाना जाता है। तो मान लीजिए आ जाता है कि बाम्बुलिया, भोला गीत को किस नाम से जाना जाता है, बाम्बुलिया गीत के नाम से भी जाना जाता है। तो भोला गीत में किनका, शिव पार्वती की भक्ति का वर्णन है, बुंदेलखंड में प्रचलित है, इसे किस नाम से जाना जाता है, बाम्बुलिया नाम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती जी को समर्पित है। पूछ लेता है कि भोला गीत, नाम से ही है भोला, भोले बाबा, किन से संबंधित है, शिव जी से संबंधित है। लेकिन यदि बाम्बुलिया आ जाएगा तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा। तो याद रखिएगा भोला गीत को ही बाम्बुलिया नाम से भी जाना जाता है, बाम्बुलिया नाम से जाना जाता है। और बाम्बुलिया में किसका गायन होता है, किससे संबंधित है, भगवान शिव और देवी पार्वती जी से संबंधित है। ये बसंत पंचमी के बाद, मकर संक्रांति के बाद, महाशिवरात्रि के अवसर पर ये गाया जाता है। तो क्लियर, बसंत पंचमी है, महाशिवरात्रि है, मकर संक्रांति पर ये गाया जाता है। याद रखिएगा ये प्रश्नोत्तर शैली में गाया जाता है जिसमें 2 पक्ष भाग लेते हैं। तो मान लीजिए सवाल आ जाएगा कि शिव पार्वती जी से संबंधित गायन कौन सा है, तो आप कहेंगे बाम्बुलिया गायन यानी कि भोला गीत। ठीक है, मैं कहूँगी कि क्या भोला गीत प्रश्नोत्तर शैली में होता है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल। शिव जी और पार्वती जी के बीच क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, शिव देवी माता जी क्वेश्चन पूछ रही हैं, शिव जी आंसर कर रहे हैं। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको कि बाम्बुलिया गीत कैसे होता है, प्रश्नोत्तर शैली में होता है। क्यों, क्योंकि बाम्बुलिया गीत शिव जी और पार्वती जी को समर्पित है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि शिव जी और पार्वती जी के बीच क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, तो वही चीज़ प्रश्नोत्तर शैली में ये गाया जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भोला या बाम्बुलिया गीत कहाँ गाया जाता है, बुंदेलखंड में गाया जाता है। अगला कौन सा है, अगला है बैराइटा गायन। बैराइटा गायन क्या है, बैराइटा गायन लोक कथाओं का एक संग्रह होता है, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में ही गाया जाता है। बैराइटा गायन में महाभारत की कथाओं का वर्णन किया जाता है और अन्य लोक कथाएं। तो सवाल पूछा जाएगा कि महाभारत की कथाएं किस गायन में कही जाती हैं, तो महाभारत की कथाएं कही जाती हैं बैराइटा गायन में। तो बैराइटा गायन में कौन सी कथाएं गाई जाती हैं, बैराइटा गायन में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं। महाभारत की कथाएं किस गायन में होती हैं, तो महाभारत की कथाएं बैराइटा गायन में होती हैं। और यह गीत जो है वो धार्मिक उत्सवों के अवसर पर गाया जाता है। तो बैराइटा गायन में किसका वर्णन है, महाभारत की कथाओं का, और जो ऐतिहासिक अन्य लोक कथाएं हैं उनका वर्णन है। तो बैराइटा गायन महाभारत की कथाओं से संबंधित है और जो इतिहास में लोक कथाएं हैं फेमस उनसे संबंधित है। और बैराइटा गायन किसमें, धार्मिक उत्सवों के अवसर पर गाया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। क्लियर। तो बैराइटा गायन कहाँ का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का है, जिसमें महाभारत की कथाएं का वर्णन है। अगला कौन सा है, अगला है देवारी गायन। अगला गायन कौन सा है, देवारी गायन। नाम से ही पता चल रहा है कि दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। बुंदेलखंड और बघेलखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में दीपावली के अवसर पर। याद रखिएगा ये पूछा जाता है कि जो देवारी गायन है वो किस जाति के लोग गाते हैं, तो ग्वाल यानी कि यादव, अहीर, धोबी, इन जातियों द्वारा ये गाया जाता है। और इसमें कृष्ण राधा के प्रेम प्रसंग और वीर रस पर आधारित रस की प्रधानता होती है। तो देवारी गायन कब गाया जाता है, दीपावली के अवसर पर। कौन सी जाति द्वारा, तो अहीर जाति है, ग्वाल है, उनके द्वारा गाया जाता है। ग्वाल जनजाति के लोग तो सिर पर मोर पंख लगा लेते हैं तो और पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो उसमें भी होता है। तो जो देवारी गायन होता है बेसिकली वो कैसा होता है, उसमें अहीर, ग्वाले और धोबी जातियों द्वारा ये गाया जाता है। ग्वाले सर पर, जो ग्वाले समुदाय के लोग होते हैं वो सर पर मोर पंख लगा के इसमें घूमते हैं और गाना गाते हैं। क्लियर। तो अगर मान लीजिए सवाल आ जाता है कि सर पर मोर पंख लगाकर या पीले वस्त्र धारण करके कौन सी जाति के लोग किस गायन में गाते हैं, तो ग्वाल जाति के लोग देवारी गायन में गाना गाते हैं। और ये कृष्ण राधा के प्रेम प्रसंग से भी संबंधित है। तो दीपावली के अवसर पर श्री कृष्ण जी और राधा जी के प्रेम प्रसंग पे आधारित ये गायन किया जाता है, जिसे कहा जाता है देवारी गायन। और देवारी गायन कहाँ होता है, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। अगला कौन सा है, जगदेव का पुआरा। जगदेव का पुआरा कहाँ गाया जाता है, तो जगदेव का पुआरा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। चैत्र और अश्विन मास की नवरात्रि के दौरान। ये बहुत पूछा गया सवाल है कि जगदेव का पुआरा जो गायन है वो कहाँ होता है, तो जगदेव का पुआरा गायन होता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। बुंदेलखंड क्षेत्र में किस मास में, तो चैत्र और अश्विन मास में। तो जगदेव का पुआरा जो गायन है वो कब गाया जाता है, चैत्र और अश्विन मास में गाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कब गाया जाता है, चैत्र और अश्विन मास में नवरात्रि के दौरान।
और इसमें किनकी उपासना की जाती है? देवी माता की स्तुति और उनके चमत्कारों पर आधारित। तो जगदेव का पुआरा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में, चैत्र और अश्विन मास में। और कब गाया जाता है? नवरात्रि के दौरान गाया जाता है। और नवरात्रि में सीधी सी बात है देवी माँ की पूजा होगी। फाग गीत, फाग गीत कब होता है? फाग नाम से ही समझ में आ रहा है होली में होगा। बुंदेलखंड में गाया जाता है होली के त्योहार पर और श्रृंगार रस और राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। फाग है भाई, होली है, और होली में कृष्ण जी और राधा जी का वर्णन ना हो असंभव है। होली का त्योहार ही वहीं से है। तो होली जो फाग गीत है वो कहाँ का है? बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्रों में भी होता है ये, और होली के त्योहार पे गाया जाता है। श्रृंगार रस और कृष्ण राधा की लीलाओं से संबंधित है। तो फाग गीत भी कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड का एक बहुत फेमस गीत है, वो है हरदौल की मनौती। हरदौल की मनौती ये कहाँ गाया जाता है? तो ये बुंदेलखंड में प्रचलित है। वहाँ के लोक देवता है वीर हरदौल। और वीर हरदौल कौन थे ये भी पूछा जाता है। तो कौन थे? ओरछा के राजा जुझार सिंह जी के भाई थे। उनकी गाथाओं और उनकी मनौती पर आधारित है। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं, तो जो हरदौल जी हैं, उन्हें भगवान के रूप में पूजते हैं, और इसी वजह से कोई भी धार्मिक उत्सव होता है, कोई भी उत्सव का पर्व होता है, मांगलिक कार्य होता है, तो सब उन्हें अपने यहाँ इन्वाइट करते हैं। तो वही क्या है? मांगलिक कार्यों में ये गाया जाता है और पूज्य लोक देवता जो हैं उनको बुलाया जाता है। तो हरदौल की मनौती किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। राजा जो हरदौल थे वो किनके भाई थे? तो वो किनके भाई थे? राजा जुझार सिंह जी के भाई थे। क्लियर? और एक मांगलिक कार्यों में गाया जाने वाला त्योहार है। तो ये कहाँ गाया जाता है? हरदौल की मनौती बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अगला कौन सा है? तो याद रखिएगा, अगला है बसदेवा। अब हम आ चुके हैं लास्ट में। अब लास्ट में कहाँ? बघेलखंड क्षेत्र में। तो हमने बुंदेलखंड में कौन कौन से पढ़े हैं? हमने बुंदेलखंड में कौन कौन से पढ़ लिए? तो याद रखिएगा, मैं यहीं पे लिख देती हूँ ताकि आपको बुंदेलखंड के सारे गायन बार बार रिपीट ना करना पड़े, यहीं पे आपको क्लियर हो जाए। देखिए, बुंदेलखंड में हमने कौन कौन से गायन पढ़ लिए हैं? बुंदेलखंड में हमने कौन कौन से गायन पढ़े? तो बुंदेलखंड में सबसे पहला गायन हमने कौन सा पढ़ा है? तो बुंदेलखंड में आल्हा गायन, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, आल्हा उदल से संबंधित था। 52 खंडों में विभाजित किया गया था इसको। कौन सा था? आल्हा गायन हमने पढ़ा। दूसरा गायन बुंदेलखंड में हमने कौन सा पढ़ा है? तो भोला गीत। भोला गीत जिसे बामुलिया नाम से जाना जा रहा था, जिसमें शिवजी और पार्वती जी से संबंधित था और प्रश्नोत्तर शैली में हो रहा था। तीसरा गायन हमने कौन सा पढ़ा है? तो बैरायता गायन। बैरायता गायन में क्या था? महाभारत की कथाएं थी और लोक कथाओं का वर्णन था। तो बैरायता गायन भी हमने कहाँ पढ़ा है? यही बुंदेलखंड में पढ़ा है। और हमने क्या पढ़ा अभी? जगदेव का पुआरा। जगदेव का पुआरा हमने कहाँ? बुंदेलखंड रीजन में ही पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा? हरदौल की मनौती। हरदौल की मनौती। तो ये गायन हमने कहाँ पढ़ लिए हैं? ये गायन हमने बुंदेलखंड क्षेत्र में बेसिकली पढ़ लिए हैं। कौन कौन सा? आल्हा गायन पढ़ा, भोला गीत पढ़ा, बैरायता गायन पढ़ा जो महाभारत से संबंधित था, जगदेव का पुआरा हमने पढ़ा, और कौन सा पढ़ा? हरदौल की मनौती। क्लियर? अब हम पढ़ने वाले हैं बघेलखंड के जितने भी गायन हैं, उसके बाद हम MCQ सॉल्व करेंगे। अब बघेलखंड के गायन पढ़ने के बाद हम MCQ में आते हैं, फिर आप बताइएगा कि आपसे कितनी चीज़ें बन रही हैं। बघेलखंड के गायन में पहला कौन सा है? बसदेवा गायन, जो कथावाचक की परंपरा से संबंधित है। ऑब्वियस सी बात है कि किस जाति के लोग इसे गाएंगे? बसदेवा और हरबोले। बसदेवा और हरबोले। तो कभी कभी सवाल आता है कि हरबोले जाति के लोग कौन सा गायन गाते हैं? तो हरबोले जाति के लोग बसदेवा गायन गाते हैं। ये मुख्य रूप से श्रवण कुमार, कर्ण, हरदौल और रामायण से संबंधित कथाओं का इसमें वर्णन किया जाता है। तो बसदेवा गायन में किसका वर्णन है? तो बसदेवा गायन में बेसिकली श्रवण कुमार की गाथाएं, रामायण की कथाएं, उनसे संबंधित जो कथाएं हैं उनका वाचन किया जाता है, कथावाचक की परंपरा पर आधारित है। बसदेवा गायन किसके द्वारा किया जाता है? तो हरबोले जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है? एक कथावाचन होता है। वो कथावाचन की एक शैली है जिसमें गायन और कथा सुनाने के बीच ये चलती रहती है। तो बसदेवा गायन बेसिकली क्या है? एक कथा सुनाने टाइप की गायन होता है जिसमें कथा सुनाई जाती है, कर्ण की, भरथरी की, रामायण की कथाएं। और कौन से जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है? ये तो हरबोले जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। क्लियर? बसदेवा और हरबोले जाति के लोगों द्वारा ये गाया जाता है, कथावाचन की शैली है बसदेवा गायन। और बसदेवा गायन कहाँ होता है? बघेलखंड क्षेत्र में। बघेलखंड का अगला गायन है बिरहा गायन, बहुत ज़्यादा फेमस है। बिरहा गायन विरह के समय गाया जाता है। बघेलखंड का अत्यंत लोकप्रिय गायन है। ये मुख्य रूप से
विरह यानी कि जुदाई और श्रृंगार रस की प्रधानता होती है इसमें। जब दो नायक नायिका होते हैं, तो जब दो नायक नायिका बिछड़ते हैं तो बेसिकली ये जो विरह गायन है वो उससे संबंधित है, श्रृंगार रस से संबंधित है, नायक नायिका के प्रेम और विरह के भावों को व्यक्त करता है और प्रश्नोत्तर शैली में इसका उपयोग होता है। तो अगर पूछ ले कि बघेलखंड में ऐसा कौन सा गायन है जो प्रश्नोत्तर शैली में होता है, तो आप क्या कहेंगे? बघेलखंड में ऐसा कौन सा गायन है जो प्रश्नोत्तर शैली में होता है? तो प्रश्नोत्तर शैली में होने वाला गायन कौन सा है? यही बिरहा गायन। और शिव जी और पार्वती जी के बीच प्रश्नोत्तर शैली में कहाँ हो रहा था? बुंदेलखंड में। कौन सा? बाम्बुलिया, भोला गीत, वो प्रश्नोत्तर शैली में बुंदेलखंड में हो रहा था। और बघेलखंड में नायक और नायिका के बीच प्रश्नोत्तर होगा, नायक और नायिका के बीच प्रश्न और उत्तर चल रही। तो नायक और नायिका के बीच अगर प्रश्नोत्तर चल रहे हैं तो कौन सा गायन है? बिरहा गायन है। तो अगर मैं पूछूं कि बघेलखंड रीजन में, बघेलखंड क्षेत्र में नायक नायिका के बीच या प्रश्नोत्तर शैली में कौन सा गायन होता है, तो आप कहेंगे कि बघेलखंड क्षेत्र में प्रश्नोत्तर तो सिर्फ दो ही लोग कर सकते हैं, नायक और नायिका। तो नायक नायिका किसमें है? बिरह में। तो बिरहा गायन से संबंधित है, तो बिरहा गायन में प्रश्नोत्तर शैली होगी। तो बघेलखंड क्षेत्र में प्रश्नोत्तर शैली में कौन सा गायन है? बघेलखंड क्षेत्र में प्रश्नोत्तर शैली में कौन सा गायन गाया जाता है? तो बिरहा गायन गाया जाता है। क्योंकि भाई प्रश्न करने की क्षमता तो केवल स्त्री में होती है और उसका जवाब देने की क्षमता पुरुष में। तो अपने मम्मी पापा को ही देख लीजिए। तो इस वजह से जो बिरहा गायन है वो किस शैली में होता है? प्रश्नोत्तर शैली में होता है, जिसमें नायक और नायिका के प्रेम और विरह के भावों को व्यक्त किया जाता है और बघेलखंड क्षेत्र में ये गाया जाता है। फाग गायन आपने एक पढ़ा बुंदेलखंड क्षेत्र में, और फाग बघेलखंड में भी होता है, जिसमें पुरुषों की भागीदारी अधिक होती है और नगाड़ों और टिमकी जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। होली के अवसर पर ये गाया जाता है। तो फाग कहाँ गाया जाता है? होली के अवसर पर, जिसमें पुरुष बेसिकली फाग को गाते हैं और जिसमें नगाड़ा और टिमकी जैसे वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। तो फाग में कौन से वाद्य यंत्र उपयोग होते हैं? नगाड़ा और टिमकी जैसे वाद्य यंत्र उपयोग होते हैं। एक समूहबद्ध गीत है, सामूहिक में लोगों द्वारा गाया जाता है। और कहाँ पे? बघेलखंड क्षेत्र में और बुंदेलखंड क्षेत्र में। किस त्योहार में? होली के त्योहार में। अगला कौन सा है? बांस गीत। बांस गीत कहाँ गाया जाता है? बघेलखंड में। इसमें राग और छंदों का गायन होता है, बघेलखंड में प्रचलित है। इस गायन में मुख्य रूप से बांस के बने वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है, इस वजह से इसको बांस गीत कहा जाता है। तो इसे बांस गीत क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बांस के बने वाद्य यंत्रों का उपयोग होता है। इसमें मुख्यतः शोक और करुणा से संबंधित भावनाओं को ये व्यक्त करता है और भावनात्मक गहराई इसमें होती है। तो मान लीजिए अगर सवाल पूछ लेगा कि शोक और करुणा से संबंधित गायन कौन सा है, तो शोक और करुणा से संबंधित गायन कौन सा है? बांस गीत। कहाँ गाया जाता है? बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। मैं आपसे पूछूंगी कि भावनात्मक गहराई किस गायन में होती है? बांस गीत में। शोक और करुणा से संबंधित कौन सा गायन होता है? तो शोक और करुणा से संबंधित गायन होता है बांस गीत। क्लियर? तो शोक और करुणा से संबंधित गायन है बांस गीत। बांस गीत कहाँ गाया जाता है? बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। क्लियर? तो बघेलखंड क्षेत्र में शोक और करुणा से संबंधित गीत कौन सा है? बांस गीत। क्लियर? तो अभी सवाल आएगा कि शोक और करुणा से संबंधित कौन सा गीत है, तो याद रखिएगा बांस गीत है, बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अगला कौन सा है? सीदेव। ये जनजातियों का लोक गायन है। बघेलखंड क्षेत्र के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहाँ प्रचलित है, विभिन्न जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला है, जिसमें जनजातियों की लोक कथाएं, जनजातियों के देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। तो अगर मैं कहूँगी आपसे कि बघेलखंड क्षेत्र का ऐसा गीत जो जनजातियों से संबंधित है, जनजातियों के देवी देवताओं के बारे में बात करता है, जनजातियों की लोक कथाओं के बारे में बात करता है, तो आप कहेंगे कि बघेलखंड का पूछ रहे हो आप, तो बघेलखंड का ऐसा गीत जो जनजातियों से संबंधित है वो है सीदेव गीत। सीदेव गीत कहाँ गाया जाता है? बघेलखंड के जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित है और विभिन्न जनजातियों द्वारा गाया जाता है, जिसमें जनजातियों की लोक कथाएं और देवी देवताओं की स्तुति की जाती है। तो जनजातियों के देवी देवताओं की स्तुति किस गीत में की जाती है? तो सीदेव में की जाती है। कहाँ गाया जाता है? बघेलखंड में। क्लियर? तो जनजातियों से संबंधित, जनजातियों की लोक कथाएं, जनजातियों के देवी देवताएं, जनजातियों के कल्चर से संबंधित गायन कौन सा है? सीदेव। और कहाँ गाया जाता है? आपके बघेलखंड क्षेत्र में। तो अब मैं पूछूं कि जनजातियों से संबंधित कौन सा है, तो याद रखिएगा सीदेव है, जो बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अगला है फेमस पंडवानी। पंडवानी आप सबको संबंधित पता है कि जो छत्तीसगढ़ के रीजन से भी टच करता है, बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पे। तो पंडवानी किससे संबंधित है? इसमें महाभारत की कथाएं हैं। यह गायन शैली छत्तीसगढ़ किससे सटे जो बघेलखंड क्षेत्र है वहाँ पे फेमस है। महाभारत की कथाओं का इसमें वर्णन किया गया है और इसमें एक हाथ में तंबूरा लेकर कहानी का गायन किया जाता है। तीजन बाई जैसे कलाकार पंडवानी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं।
तो पंडवानी जो है वो बेसिकली किससे संबंधित है, तो महाभारत की कथाओं से संबंधित है। मैंने बुंदेलखंड में एक गायन बताया था आपको जो महाभारत की कथाओं का वर्णन करता था। बुंदेलखंड में कौन सा था, बैराइटा गायन, वो किससे था, महाभारत की कथाओं से। और बघेलखंड में कौन सा है, पंडवानी, और ये पंडवानी महाभारत की कथाओं से संबंधित है। इसमें एक हाथ में तंबूरा लेकर कहानी गाई जाती है। और तीजन बाई बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पूछा जाता है कि तीजन बाई का संबंध किससे है। सवाल MPPSC में मुझे लगता है 4 से 5 बार पूछ चुका है ये कि तीजन बाई का संबंध किससे। तो तीजन बाई का संबंध किस गायन से है, तो तीजन बाई का संबंध है पंडवानी से। तीजन बाई का संबंध किससे है, तीजन बाई का संबंध पंडवानी गायन से है। पंडवानी किस क्षेत्र में गाया जाता है, बघेलखंड क्षेत्र में। पंडवानी में कौन सी कथाएं होती हैं, महाभारत की कथाएं होती। क्लियर, इतनी याद रखिएगा कि तीजन बाई का संबंध पंडवानी से है। पंडवानी में क्या होता है, महाभारत की कथाएं होती हैं और बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। अगला है घोकुल पाटा, गोंड जनजाति की परंपरा है। घोकुल पाटा कहाँ है, तो याद रखिएगा घोकुल पाटा जो है वो बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। इसमें गोंड और मुरिया जनजातियों का एक लोकगीत है। घोटुल नामक उनके युवा निवास या सामुदायिक केंद्रों से जुड़ा होता है। इसे अक्सर नाच गाने के साथ प्रस्तुत किया जाता है। तो घोटुल पाटा जो है वो क्या है, तो गोंड और जो मुरिया जनजाति हैं उनका एक क्या है, सामुदायिक केंद्र है। घोटुल पाटा क्या है, गोंड और मुरिया जनजाति का सांस्कृतिक गीत है। गोंड जनजाति की परंपरा से आधारित है। और घोटुल पाटा नामक उनका क्या है, युवा निवास स्थान है जहाँ युवा एकत्रित होते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पे युवाओं का उत्सव होता है। जो युवा निवास केंद्र जो होता है वो होता है घोकुल पाटा। और घोकुल पाटा किसका युवा निवास केंद्र है, तो किनका है, गोंड और मुरिया जनजाति का है। सेकंड पानी पी लूँ। अब करते हैं MCQ हम। अब आप बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो घोकुल पाटा क्या है, गोंड और मुरिया जनजातियों का सांस्कृतिक गीत है। और घोटुल पाटा उनका क्या है, एक निवास केंद्र है। क्लियर, तो याद रख लीजिए कि अब बघेलखंड में कौन कौन से गीत थे। तो हमने बघेलखंड के कौन कौन से गीत पढ़ लिए, ये भी रिवाइज करके अब चलिए MCQ करते हैं। बघेलखंड के हमने कौन कौन से गीत जाने हैं, तो बघेलखंड में पहला हमने पढ़ा है बसदेवा गायन। कौन सा, बसदेवा गायन। दूसरा कौन सा हमने पढ़ा है, बिरहा, जिसमें नायक नायिका प्रश्नोत्तर शैली में एक दूसरे से बात करते हैं और नायक नायिका के श्रृंगार और विरह का वर्णन किया गया है। और तीसरा हमने कौन सा पढ़ा, फाग, जो बुंदेलखंड में भी हो रहा था। फिर हमने कौन सा पढ़ा, सीदेव, और यही सीदेव था जो जनजातियों के कल्चर के बारे में हमें बता रहा था। और फिर हमने कौन सा पढ़ा, घोटुल पाटा, यही वाला जो गोंड और मुरिया जनजाति से संबंधित है। और एक हमने कौन सा पढ़ा, पंडवानी, और ये पंडवानी किससे संबंधित था, ये महाभारत की कथाओं से संबंधित था। और ये पंडवानी जिससे तीजन बाई संबंधित है। क्लियर, चलिए अब करते हैं MCQ। क्लियर, चलिए पहला सवाल आप सबके सामने है कि राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य की कहानी। राजा भरथरी और रानी पिंगला के वैराग्य की कथा का वर्णन किसमें किया गया है। ऑप्शन है आप सबके सामने, रैलो गीत, भरथरी गायन, हीड़ गायन या संजा गीत। बताइए किसमें किया गया। चलिए, तो राजा भरथरी और रानी पिंगला की वैराग्य गीत का वर्णन किसमें है, हमने पहले भी पढ़ा है कि भरथरी गायन में किया गया है। भरथरी गायन किस अंचल में गाया जाता है, तो भरथरी गीत मालवा अंचल में गाया जाता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो भरथरी गायन कहाँ गाया जाता है, मालवा अंचल में। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, राजा भरथरी और रानी पिंगला का वर्णन किया गया है। अगला क्या है, रैलो गीत। रैलो गीत किन जनजातियों द्वारा गाया जा रहा था, रैलो गीत किन जनजातियों द्वारा, भील, भिलाला और कोरकू जनजातियों द्वारा ये गाया जा रहा था। और ये रैलो गीत भी कहाँ का है, तो ये रैलो गीत भी मालवा अंचल का ही है। ये रैलो गीत कहाँ है, ये रैलो गीत भी मालवा अंचल का ही है। फिर हमने कौन सा गायन पढ़ा था, देखिए ऑप्शंस जो दिए गए हैं उनके बारे में मैं इसलिए बताती हूँ ताकि आपको एक समय में बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएं। बस बताने का सिर्फ इतना उद्देश्य रहता है। तो जो हीड़ गायन है वो हमने हीड़ गायन कहाँ पढ़ा था, कि हीड़ गायन कहाँ गाया जाता है। आप में से किसी को पता है कि हमने हीड़ गायन कहाँ पढ़ा था, कि जो हीड़ गायन है वो कहाँ गाया जाता है, और कृषि और पशुपालन से भी संबंधित था। ये जो हीड़ गायन है वो किससे संबंधित था, कृषि और पशुपालन से संबंधित था। और ये किस जाति के लोगों द्वारा गाया जा रहा था हीड़ गायन, तो अहीर जाति के लोगों द्वारा गाया जा रहा था। अहीर जाति के लोगों द्वारा इसे गाया जा रहा था। अगला कौन सा है, संजा गीत। ये संजा गीत भी मालवा अंचल का ही है। और ये संजा गीत किस पक्ष में गाया जा रहा था, तो पितृपक्ष यानी कि श्राद्ध पक्ष में इसे गाया जा रहा था। क्लियर। तो पूछा क्या है, पूछा था कि राजा भरथरी और रानी पिंगला
राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की वैराग्य कथा का वर्णन कहाँ है? तो राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की वैराग्य कथा का वर्णन भर्तृहरि गायन में किया जाता है। भर्तृहरि गायन मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। मालवा क्षेत्र में और कौन से गायन होते हैं? तो ये रैलो गीत भी मालवा क्षेत्र में ही होता है, जो भील और कोरकू जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला है। हीड़ गायन वो है जिसमें कृषि और पशुपालन समुदायों से संबंधित है ये, और ये हीड़ गायन अहीर जाति के लोगों द्वारा गाया जाता है। और हीड़ गायन किस अंचल का गायन है मुझे कमेंट करके बताइए। अभी हमने पढ़ा हीड़ गायन के बारे में। और संजा गीत मालवा क्षेत्र की का है, और ये कब गाया जाता है? पितृपक्ष के दौरान गाया जाता है। और ये संजा गीत कौन गाती हैं? ये संजा गीत किशोरियों द्वारा शाम के समय गाया जाता है। किशोरियों द्वारा शाम के समय गाया जाता है। किशोरियों द्वारा किस समय गाया जाता है? शाम के समय गाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। मैं चाहूँ तो आंसर बता के आगे बढ़ सकती हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको क्लास में ही चीज़ें याद हो जाएं। और क्लास में चीज़ें कैसे याद होंगी? जब हम ऑप्शंस को भी साथ साथ करते चले जाएंगे। तो पूछा क्या था? राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की कथा। तो राइट आंसर हमने जाना कि राइट आंसर है भर्तृहरि गायन में होती है। अब सवाल तो बनता है कि भाई भर्तृहरि गायन किस अंचल में गाया जाता है? तो भर्तृहरि गायन मालवा अंचल में गाया जाता है। अब आपके ऑप्शन में सामने थे कि अच्छा रैलो गीत, तो रैलो गीत आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि रैलो गीत कहाँ गाया जा रहा है? तो मालवा अंचल में ही। रैलो गीत कौन सी जाति गा रही है? भील, भिलाला, कोरकू। हीड़ गायन कृषि और पशुपालक समुदायों द्वारा गाया जाता है, अहीर जाति के लोग गाते हैं। संजा गीत मालवा अंचल में का ही था, हमने पढ़ा था। किशोरियाँ गा रही थी श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में। किस समय गा रही थी? तो शाम के समय गा रही थी। तो ये इतनी सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और कमेंट करके आपको बताना है कि हीड़ गायन किस अंचल का है। कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़िए। निमाड़ की वह प्रतियोगिता गायात्मक शैली जिसमें कलगी और तुर्रा के बीच दार्शनिक बहस होती है। जिसमें कलगी और तुर्रा के बीच दार्शनिक बहस होती है। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है, मैं क्या बता दूं अब इसमें आंसर। नाम से ही आपको पता चल रहा है, मुझे बताने की ज़रूरत है क्या कि कलगी और तुर्रा। कलगी किससे संबंधित था? तो कलगी देवी की उपासना करते हैं। कलगी, देखिए कलगी तुर्रा में दो पक्ष होते हैं। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा था हमने? कलगी तुर्रा कहाँ गाया जा रहा था? निमाड़ अंचल में। जिसमें क्या हो रहे थे? दो पक्ष होते थे। दो पक्ष होंगे तो क्या होगा? सवाल जवाब होगा। सवाल जवाब शैली में होता है, ये सवाल और जवाब की शैली में होता है। जिसमें कलगी पक्ष किसे दर्शाता है? तो हमने पढ़ा था कि कलगी जो पक्ष है वो देवी माँ की से संबंधित है, देवी माँ की उपासना करते हैं। और जो तुर्रा पक्ष है वो किसकी उपासना करते हैं? तुर्रा पक्ष शिव की उपासना करते हैं। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि जो कलगी पक्ष है, कलगी पक्ष वो किसकी उपासना करते हैं? तो कलगी पक्ष देवी की उपासना करते हैं। और तुर्रा पक्ष किसकी उपासना करते हैं? तो तुर्रा पक्ष शिव की उपासना करते हैं। हमने पढ़ा है ये। और ये किस शैली में होता है? तो हमने ये भी जाना है कि ये प्रश्नोत्तर शैली में होता है और सवाल और जवाब की शैली में होता है। क्लियर? और मसान्या गायन हमने कहाँ पढ़ा था? मसान्या गायन भी हमने निमाड़ अंचल में पढ़ा था। और ये मसान्या गायन में क्या हो रहा था? तो हमने पढ़ा था कि अमरता शरीर की जो मसान्या में क्या था? अनुष्ठान, अघोरी जो होते हैं उनके द्वारा जो गायन होता है वो किसमें होता है? मसान्या गायन में होता है। संत सिंगा जी भजन भी हमने जाना था कि संत सिंगा जी भजन भी निमाड़ अंचल से संबंधित है। और संत सिंगा जी भजन किससे संबंधित था? ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, इनसे संबंधित था। संत गोरखनाथ की परंपरा से संबंधित था। आल्हा गायन हमने कहाँ पढ़ा था कि आल्हा गायन किससे संबंधित है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित था। बुंदेलखंड का गायन है आल्हा गायन। आल्हा गायन कितने खंडों में विभाजित है? तो आल्हा गायन 52 खंडों में विभाजित है। 52 खंडों में विभाजित है। वीर रस से संबंधित है। शाम के समय गाया जाता है, चौमासा यानी कि वर्षा ऋतु में। कब गाया जाता है? चौमासा यानी कि वर्षा ऋतु में गाया जाता है। तो इतनी चीज़ें थीं। तो पूछा क्या था कि निमाड़ की वह कला गायन शैली जिसमें कलगी जो शक्ति की उपासना करते हैं और तुर्रा जो शिव की उपासना करते हैं उनके बीच बहस होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलगी तुर्रा गायन। और कलगी तुर्रा गायन ही है जिसमें सवाल जवाब होता है, दो पक्ष होते हैं। कलगी पक्ष देवी की उपासना करता है, तुर्रा पक्ष शिव की उपासना करता है, निमाड़ अंचल में गाया जाता है। मसान्या गायन कहाँ होता है? निमाड़ अंचल में होता है, जिसमें जो अघोरी हैं, दैविक अनुष्ठान है, वो प्रक्रिया होती हैं, आत्मा की अमरता, नश्वरता की भावना होती है। संत सिंगा जी भजन निमाड़ में अंचल में गाए जाते हैं, जो संत गोरखनाथ की परंपरा से संबंधित है। आल्हा गायन बुंदेलखंड में किया जाता है, जिसमें 52 खंड हैं और इसमें चौमासा यानी कि चौमासा के समय गाया जाता है और शाम के समय इसे गाया जाता है। क्लियर? अभी ऐसे ही क्वेश्चंस हम करेंगे। महोबा के वीर योद्धा आल्हा उदल की वीर गाथा का वर्णन करने वाला बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक गायन कौन सा है? महोबा के वीर योद्धा आल्हा उदल की वीर गाथा का वर्णन करने वाला लोक गायन कौन सा है? फाग गीत है, आल्हा गायन है, देवारी गायन है, भोला गीत है। मुझे बताने की ज़रूरत है क्या आपको?
आल्हा उदल कौन सा गायन हो जाएगा? आल्हा गायन हो जाएगा। किस अंचल से संबंधित हो जाएगा ये? तो बुंदेलखंड अंचल से संबंधित हो जाएगा। कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड से। आल्हा गायन कितने खंडों में किया जाता है? तो 52 खंडों में गाया जाता है। आल्हा खंड किससे संबंधित है? तो आल्हा गायन वीर रस से संबंधित है। किस रस से संबंधित है? वीर रस से संबंधित है। तो इतनी चीज़ें आपको जाननी है। आल्हा गायन कब गाया जाता है? तो चौमासा में गाया जाता है। आल्हा गायन कब गाया जाता है? तो चौमासा के समय गाया जाता है और शाम के समय इसका गायन होता है। शाम के समय इसका गायन होता है। क्लियर? फाग गीत आपको पता है बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों में होली के अवसर पर गाया जाता है, पुरुषों की प्रधानता वाला गायन है। देवारी गायन दीपावली के अवसर पर गाया जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कब गाया जा रहा है देवारी गायन? दीपावली के अवसर पर गाया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और देवारी गायन के बारे में और भी कुछ चीज़ बताई थी क्या मैंने? पहली चीज़ तो ये किस अंचल में होता है? तो देवारी गायन कहाँ होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। और यही देवारी गायन है जिसमें ग्वाले क्या करते हैं? ग्वाले क्या करते हैं? मोर पंख सिर में लगाते हैं। मोर पंख सिर में लगा के घूमते हैं। मोर पंख सिर में लगाते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो अगर कभी सवाल आ जाए कि ऐसा कौन सा गायन है जिसमें ग्वाले समुदाय के लोग मोर पंख को सिर पे लगाते हैं या पीले वस्त्र धारण करते हैं, तो वो यही देवारी गायन है। भोला गीत जिसे बामुलिया के नाम से भी जाना जाता है, इसमें क्या होता है? बामुलिया गीत किस शैली में होता है? प्रश्नोत्तर शैली में होता है। किनकी आराधना की जाती है? शिव जी और पार्वती जी की आराधना की जाती है। तो भोला गीत को और किस नाम से जाना जाता है? भोला गीत को बामुलिया के नाम से भी जाना जाता है। बामुलिया गीत के नाम से जाना जाता है, जो मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के अवसर पर भी होता है। क्लियर? तो इतनी चीज़ें आपको ये पता होनी चाहिए इसके विषय में। आगे बढ़े तो पूछा क्या था कि महोबा के वीर हैं आल्हा उदल, उनकी वीर गाथा का वर्णन करने वाला कौन सा प्रसिद्ध लोक गायन है? तो कौन सा प्रसिद्ध लोक गायन है? आल्हा गायन। क्लियर? किस क्षेत्र में गाया जाता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। और बाकी जो है उनके बारे में भी मैं इसलिए बता देती हूँ ताकि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। फाग आपको पता है बघेलखंड बुंदेलखंड क्षेत्र में होली के अवसर पर गाते हैं। देवारी गायन बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है, जिसमें ग्वाले समुदाय के लोग मोर पंख सिर में लगाते हैं, पीले कलर के वस्त्र धारण करते हैं। भोला गीत जिसे बामुलिया के नाम से भी जाना जाता है, बुंदेलखंड क्षेत्र का गायन है और यही होता है प्रश्नोत्तर शैली में। क्यों? क्योंकि इसमें शिवजी और पार्वती जी की उपासना की जाती है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। बघेलखंड का वह लोक गायन जिसमें बसदेवा जाति के लोग लाल पीले वस्त्र पहनकर हरदौल की कथाएं सुनाते हैं। बघेलखंड का वह लोक गायन जिसमें बसदेवा जाति के लोग कथाएं सुनाते हैं। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि बसदेवा जाति के लोग हैं। तो बसदेवा जाति के लोग और एक और जाति बताई थी मैंने, बसदेवा और हरबोले। बसदेवा और हरबोले जाति के लोगों द्वारा कौन सा गायन किया जा रहा था? तो बसदेवा और हरबोले जाति के लोगों द्वारा बसदेवा गायन किया जा रहा था। और ये बसदेवा गायन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो हमने जाना था कि बसदेवा गायन कहाँ किया जाता है? बघेलखंड के क्षेत्र में किया जाता है। और ये बसदेवा गायन क्या है? इस बसदेवा गायन में भगवान की श्री कृष्ण की मूर्ति है, वो सर पे रखते हैं लोग और वो गायन करते हैं और पीले वस्त्र भी धारण करते हैं। हमने पीले वस्त्र और कहीं पढ़ा था क्या? हमने किसमें पढ़ा था? देवारी गायन में सिर पर मोर पंख लगाते हैं। ग्वाले समुदाय के लोग सिर पर मोर पंख लगाते हैं और लेकिन ये जो पीले वस्त्र धारण करते हैं वो किसमें है? बसदेवा गायन में। बसदेवा गायन बघेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। बसदेवा जाति और हरबोले जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। और इस बसदेवा गायन में क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को सर पर रखकर पीले वस्त्र धारण करके इसका गायन किया जाता है। इतना डीप में मत जाइए, बस इतना याद रखिए कि बसदेवा गायन किस जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? हरबोले जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। क्लियर? बसदेवा जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। किस अंचल का गायन है ये? तो बघेलखंड अंचल का गायन है। इसमें रामायण की कथाएं होती हैं। बसदेवा गायन क्या है? कथावाचक, कथावाचन से संबंधित है, जिसमें क्या होती हैं मैंने आपको बताई थी। श्रवण कुमार की कथाएं होती हैं, कर्ण की कथाएं होती हैं, रामायण की कथाएं होती हैं। तो ये किसमें आता है? बसदेवा गायन के अंतर्गत आता है। बांस गीत मैंने क्या बताया था? बांस गीत बघेलखंड में ही गाया जाता है। और किसमें? शोक और करुणा के समय। मैंने कहा था ना कि मैं आपसे पूछूंगी कि शोक और करुणा के समय कौन सा गायन गाया जाता है? तो शोक और करुणा के समय बांस गीत गाया जाता है। बिरहा गायन क्या होता है? बघेलखंड क्षेत्र में नायक और नायिका के विरह और प्रेम से संबंधित है। तो बिरहा गायन किससे संबंधित है? नायक और नायिका के विरह और प्रेम से संबंधित है। सीदेव किससे संबंधित था? तो जनजातियों की जो कल्चर है, जनजातियों के जो गायन है, लोक कथाएं हैं, उनसे संबंधित था। और ये सारे किससे संबंधित है? बघेलखंड क्षेत्र से ही संबंधित गायन है।
तो पूछा क्या है कि बसदेव जाति के लोग, तो बसदेव जाति के लोग कथाएं सुनाते हैं, रामायण की कथाएं हैं, श्रवण कुमार की कथाएं हैं, कर्ण की कथाएं हैं। तो बसदेवा जाति के लोग और हरबोला जाति के लोगों द्वारा कौन सा गायन होता है? बसदेवा गायन होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बसदेवा गायन। और ये सारे जो है ना गायन, ये बघेलखंड क्षेत्र के गायन है। जैसे बिरहा, बिरहा गायन नायक नायिका के बीच हो रहा है, नायक नायिका के प्रेम और विरह से संबंधित है। और मैंने क्या कहा था कि नायक नायिका के बीच अगर है तो प्रश्नोत्तर शैली होगी कि नहीं होगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल होगी। नायक नायिका अगर है तो प्रश्नोत्तर तो होंगे ही होंगे। तो ये प्रश्नोत्तर शैली में होता है। तो नायक नायिका के बीच हो रहा है तो प्रश्नोत्तर शैली में बिरहा गायन होता है। और बांस गीत कब गाया जाता है? तो शोक और करुणा के समय। बघेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है शोक और करुणा के समय बांस गीत। और सी देव क्या है? सी देव जनजातियों की लोक कथाओं से संबंधित है, बघेलखंड क्षेत्र में ही गाया जाता है और जनजातियों की लोक कथाओं के बारे में वर्णन करता है, जनजातियों के देवताओं के बारे में वर्णन करता है। भील भिलाला जनजातियों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत। और यहाँ मैं और ऐड कर देती हूँ भील भिलाला और एक और जनजाति कोरकू जनजाति। भील भिलाला और कोरकू जनजाति द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? ऑप्शन है भरथरी गायन, रैलो गीत, फाग गायन या मसन्या गायन। बताइए भील भिलाला और कोरकू जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो मैंने क्या बताया था कि भील भिलाला और कोरकू जाति द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? रैलो गीत। और ये रैलो गीत कहाँ गाया जाता है? तो ये मालवा अंचल में गाया जाता है। कहाँ गाया जाता है ये? तो मालवा अंचल में गाया जाने वाला ये गायन है। क्लियर। और ये भरथरी गायन भी कहाँ गाया जा रहा था? जिसमें राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथा थी, तो ये भी मालवा अंचल में ही गाया जा रहा था। ये रैलो गीत किनके द्वारा गाया जाता है? तो नवयुवक और नवयुवतियों द्वारा गाया जाता है। नवयुवक नवयुवतियों द्वारा गाया जाता है। फाग गायन होली के अवसर पर बघेलखंड और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। ये मसन्या गायन था। और ये मसन्या गायन मैंने क्या कहाँ बताया था कि मसन्या गायन कहाँ होता है? बताइए। मसन्या गायन मैंने बताया था कि निमाड़ क्षेत्र में होता है, जिसमें आत्मा की अमरता, अघोरी जो होते हैं उनके द्वारा ये गायन किया जाता है और इसमें देवी की उपासना भी की जाती है। तो भील भिलाला और कोरकू इन जनजातियों से संबंधित गायन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील भिलाला और कोरकू जनजातियों से संबंधित है रैलो गीत। कौन सा है? रैलो गीत। और ये रैलो गीत कहाँ गाया जाता है? मालवा क्षेत्र में गाया जाता है। और ये रैलो गीत किनके द्वारा गाया जाता है? नवयुवक नवयुवतियों द्वारा गाया जाता है। भरथरी गायन कहाँ किया जाता है? मालवा अंचल में। राजा भरथरी और रानी पिंगला की कथाएं हैं। और अगला कौन सा है? फाग गायन होली के समय। और तीसरा कौन था? मसन्या। मसन्या कहाँ गाया जाता है? निमाड़ अंचल में, वही जिसे अघोरियों का कहा जाता है, अंधविश्वास जिसे मैंने बताया था। क्लियर। तो भील और भिलाला और कोरकू जनजातियों द्वारा कौन सा है? रैलो गीत गाया जाता है। रैलो गीत कहाँ का है? कहाँ का है रैलो गीत? मालवा अंचल का है। अगला सवाल है कि गोंड और मुड़िया जनजातियों का वह गीत जो घोटुल नाम से जुड़ा है और मृत्यु और प्रेम पे केंद्रित होता है। नाम से ही आपको पता है, पूछ रहा है कि घोटुल से जुड़ा है, तो घोटुल से जुड़ा है तो किससे संबंधित हो जाएगा? घोटुल से जुड़ा है तो घोटुल पाटा से संबंधित हो जाएगा। और घोटुल पाटा किससे, किन जनजातियों से संबंधित था? तो गोंड और मुड़िया जनजातियों से। गोंड और मुड़िया जनजातियों से संबंधित था, मुड़िया जनजातियों से। और ये एक तरह का क्या है? घोटुल पाटा ये एक मृत्यु गीत, क्या है? मृत्यु गीत है। और इस घोकुल पाटे को किनके द्वारा गाया जाता है? बुजुर्गों द्वारा गाया जाता है। तो घोकुल पाटा एक तरह का सामुदायिक केंद्र भी है। सामुदायिक केंद्र मतलब छात्रावास टाइप का है, जहाँ युवक युवतियाँ आते हैं और एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। तो घोकुल पाटा एक तरह का गायन भी है जो कहाँ होता है? बघेलखंड क्षेत्र में होता है। और घोटुल पाटा किन जनजातियों से संबंधित है? तो गोंड और मुड़िया जनजातियों से संबंधित है। कब गाया जाता है? तो मृत्यु के समय गाया जाता है, मृत्यु गीत है। और इसे किनके द्वारा गाया जाता है? तो बुजुर्गों द्वारा गाया जाता है। तो घोटुल पाटा किन दो जनजातियों से संबंधित है? गोंड और मुड़िया। घोटुल पाटा क्या है? मृत्यु गीत है। और मृत्यु गीत किनके द्वारा गाया जा रहा है? बुजुर्गों द्वारा गाया जा रहा है। और घोटुल पाटा का संबंध किस अंचल से है? तो बघेलखंड अंचल से है, बघेलखंड क्षेत्र से है। अगला कौन सा है? पंडवानी। पंडवानी भी किससे है? बघेलखंड से। और यही पंडवानी है जिसमें किसकी कथाएं होती हैं? महाभारत की कथाएं होती हैं। यही पंडवानी है जिससे कौन संबंधित है? जो तीजन बाई। तीजन बाई का संबंध किससे है? इसी पंडवानी से संबंधित है। बांस गीत मैंने बताया था, बांस गीत शोक और करुणा से संबंधित है। शोक और करुणा से संबंधित है बांस गीत, बघेलखंड क्षेत्र में ही गाया जाता है। सी देव में क्या था? जनजातियों के लोक देवता, जनजातियों की लोक कथाओं से संबंधित था सी देव गीत। ये सारे बघेलखंड के ही गीत हैं, जितने ऑप्शंस में दिए गए हैं सारे बघेलखंड के। पूछा क्या था कि गोंड और मुड़िया जनजातियों का वह गीत जो घोटुल से जुड़ा है। घोटुल क्या था? युवा निवास।
जो मृत्यु और प्रेम पर केंद्रित होता है तो वो कौन सा है, घोटुल पाटा है। और घोटुल पाटा किससे संबंधित है, मृत्यु और प्रेम से संबंधित है। एक तरह का मृत्यु गीत है, किसके द्वारा गाया जा रहा है, बुजुर्गों द्वारा गाया जा रहा है। और किन जनजातियों द्वारा, गोंड और मुरिया जनजातियों द्वारा ये गाया जाता है। तो ऐसा सवाल पूछा जाता है कि जो घोटुल पाटा है किस अंचल में गाया जाता है, तो आप कहेंगे बघेलखंड अंचल में। किन जनजातियों द्वारा होता है, तो आप कहेंगे गोंड और मुरिया जनजातियों द्वारा। ये क्या है, एक तरह का मृत्यु गीत है। ये मृत्यु गीत किन के द्वारा गाया जा रहा है, तो आप कहेंगे बुजुर्गों द्वारा गाया जा रहा है। क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घोटुल पाटा। ऑप्शंस में बाकी दिए गए हैं पंडवानी, आपको पता है बघेलखंड का ही है पंडवानी। और कहाँ क्या है, इसमें महाभारत की कथाएं बोली जाती हैं। एक फेमस कलाकार है तीजन बाई, और तीजन बाई का संबंध भी किससे है, तो पूछा गया सवाल है कि तीजन बाई किससे संबंधित है, किस गायन से संबंधित है, तो तीजन बाई का संबंध है पंडवानी से। अगला कौन सा है, बांस गीत। ये भी बघेलखंड अंचल में ही गाया जाता है और शोक और करुणा के समय से गाया जाता है। सी देव किससे संबंधित है, तो सी देव गायन जनजातियों से संबंधित है। और जनजातियों की लोक कथाएं, जनजातियों के जो देवता हैं उनकी कथाओं का वर्णन सी देव गायन में किया जाता है। तो सी देव गायन कहाँ होता है, ये भी बघेलखंड अंचल में ही होता है। क्लियर। पूछा था घोटुल पाटा, तो घोटुल पाटा मृत्यु से संबंधित है और गोंड मुरिया जनजातियों द्वारा किया जाता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान किशोरियों द्वारा, श्राद्ध पक्ष के दौरान किशोरियों द्वारा दीवार पर आकृतियां बनाकर कौन सा गीत गाया जाता है, हीड़ गायन गाया जाता है, बरसाती वार्ता गाया जाता है, संजा गीत गाया जाता है, या माटके गीत गाया जाता है। तो हमने ये पढ़ा है कि जो संजा गीत है वो कब गाया जाता है, तो श्राद्ध पक्ष के दौरान गाया जाता है। श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के दौरान गाया जाता है। किस अंचल में गाया जाता है, तो मालवा अंचल में गाया जाता है। कौन गाती हैं, तो किशोरियाँ गाती हैं। कौन गाती हैं, तो किशोरियों द्वारा गाया जाता है। और किशोरियाँ कहाँ गाती हैं, किस समय गाती हैं, तो ये किशोरियाँ शाम के समय गाती हैं। तो शाम के समय जो गाया जाता है वो क्या होता है, शाम के समय संजा गीत गाया जाता है मालवा अंचल में किशोरियों द्वारा श्राद्ध पक्ष के दौरान। तो पूछा क्या था, पहला पूछा था आपसे कि श्राद्ध पक्ष के दौरान, तो श्राद्ध पक्ष के दौरान कौन सा गाया जाता है, संजा गीत। किशोरियों द्वारा गाया जाता है, तो हमने पढ़ा था किशोरियों द्वारा गाया जाता है और शाम के समय ये गाया जाता है। तो संजा गीत के बारे में हमने जाना था कि मालवा अंचल में श्राद्ध पक्ष यानी कि पितृपक्ष के दौरान किशोरियों द्वारा गाया जाता है शाम के समय। और हीड़ गायन मैंने पूछा था सवाल आपसे कि जो हीड़ गायन है वो किन के द्वारा गाया जाता है, तो मैंने बताया था कि जो हीड़ गायन है वो कौन सी जनजाति गाती है, अहीर जाति द्वारा गाया जाता है, जिसमें ग्यारस माता की पूजा की जाती है। और मैं ही आपको बता देती हूँ कि ये किस अंचल में गाया जाता है, हीड़ गायन मालवा अंचल में गाया जाता है। मैंने आपसे सवाल किया था ना कि कमेंट करके बताइए कि हीड़ गायन कहाँ किया जाता है, हीड़ गायन भी मालवा अंचल में ही किया जाता है। क्लियर। तो याद रखिएगा। बरसाती वार्ता कहाँ किया जाता है, मुझे बताने की ज़रूरत है क्या आपको कि बरसाती वार्ता गायन कहाँ किया जाता है, कमेंट करके बताइए मुझे। आप नहीं बताएंगे तो फिर तो मैं तो बताऊंगी। तो बताइए बरसाती वार्ता कहाँ किया जाता है। तो पूछा था सवाल कि संजा श्राद्ध पक्ष के दौरान कौन सा गीत गाया जाता है, तो श्राद्ध पक्ष के दौरान संजा गीत मालवा अंचल में किशोरियों द्वारा और शाम के समय गाया जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है नागपंथ के साधकों द्वारा गोपी चंद और भरथरी जैसी लोक कथाओं का वर्णन किसके अंतर्गत किया जाता है। नाथ पंथ के साधकों द्वारा गोपी चंद और भरथरी की लोक कथाओं का वर्णन किसके अंतर्गत किया जाता है, मसन्या गायन, फाग गायन, नाथपंथी गायन या गरबी गायन। तो नाथपंथ के साधक है, नाम से ही समझ में आ रहा है नाथपंथ के साधक है, तो किनके द्वारा, इनके द्वारा कौन सा गायन होगा, नाथपंथी गायन होगा। और इन्हीं से संबंधित है संत सिंगाजी गायन, संत सिंगाजी गायन जो संत गोरखनाथ जी से भी संबंधित है, संत सिंगाजी गायन। और इसे क्या कहा जाता है, नाथपंथी गायन। और ये निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं और ये कर्मकांडों का विरोध भी करते हैं। और इनका संबंध किससे है, संत गोरखनाथ जी से ये संबंधित है। मसन्या गायन क्या था, तो मसन्या गायन किससे था, अघोरियों द्वारा गाया जा रहा था, जिसमें देवी की उपासना की जा रही थी। और ये मसन्या गायन कहाँ हो रहा था बताइए। मसन्या गायन मैंने क्या बताया था कि मसन्या गायन किस क्षेत्र में होता है, तो निमाड़ अंचल में होता है। मसन्या गायन कहाँ गाया जाता है, निमाड़ अंचल में गाया जाता है। क्लियर। गरबा गरबी, गरबा किसके द्वारा किया जा रहा था, तो याद रखिएगा गरबा स्त्रियों द्वारा किया जाता है। और गरबी किसके द्वारा किया जाता है, तो गरबी पुरुषों द्वारा किया जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि गरबा किसके द्वारा होता है, तो स्त्री प्रधान नृत्य है। और गरबी कैसा है, तो गरबी पुरुष प्रधान नृत्य है। क्लियर। पूछा था नाथपंथ के साधकों द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा नाथपंथी गायन। अगला है दिवाली के अवसर पर यादव और अहीर जाति के लोग कृष्ण राधा प्रेम के प्रसंग पर कौन सा गीत गाते हैं। दीपावली के अवसर पर कृष्ण राधा प्रसंग से संबंधित गीत कौन सा है,
बाम्बुलिया, देवारी गायन, जगदेव का पुआरा या बिरहा गायन। तो अब तो हमें पता है कि दिवाली पूछ रहा है तो सीधी सी बात है देवारी गायन है। और यही देवारी गायन है जिसमें क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं लोग, मोर पंख को सर पे लगा के, मोर पंख को सर पे लगा के रखते हैं ग्वाल जाति के लोग। और ये किसके द्वारा किया जाता है ये देवारी गायन, तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ये अहीर जाति के लोग, ग्वाले जाति के लोग और धोबी जाति के लोगों द्वारा ये गाया जाता है। और ये राधा कृष्ण के प्रेम से भी संबंधित है। देवारी गायन किससे संबंधित है, तो राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित है। राधा कृष्ण के प्रेम से संबंधित है देवारी गायन। तो ये जो देवारी गायन है वो कहाँ किस अंचल में होता है ये भी जान लीजिए। तो ये देवारी गायन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है, बुंदेलखंड क्षेत्र में। क्लियर। तो याद रखना है कि देवारी गायन कहाँ हो रहा है, तो देवारी गायन बुंदेलखंड क्षेत्र में हो रहा है। देवारी गायन किससे संबंधित है, तो अहीर, ग्वाले और धोबी जनजातियों के लोगों द्वारा गाया जाता है। इसमें लोग मोर पंख को सर में लगा के गायन करते हैं और ये राधा कृष्ण के प्रेम से भी संबंधित है। क्लियर। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। बाम्बुलिया भी किससे संबंधित है, बाम्बुलिया को और किस नाम से जानते हैं, बाम्बुलिया को जाना जाता है भोला गीत के नाम से। और ये भोला गीत वही है जिसमें शिवजी और पार्वती जी के बीच वार्ता होती है, किस शैली में, प्रश्नोत्तर शैली में, प्रश्नोत्तर शैली में। और ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में ही गाया जाता है। तो ये जो बाम्बुलिया है इसे और किस नाम से जानते हैं, यही बाम्बुलिया है जिसे भोला गीत के नाम से भी जाना जाता है, ये बाम्बुलिया। और यही क्या होता है, जब शिव जी और पार्वती जी की कथा है तो इसमें प्रश्नोत्तर शैली में होना तो बिल्कुल बनता ही है इसका। जगदेव का पुआरा, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का ही है। और ये मैंने कब बताया था कि किस महीने होता है ये, तो चैत्र और अश्विन माह में होता है। जगदेव का पुआरे का गायन किस माह में होता है, चैत्र और अश्विन माह में होता है। और ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र में ही गाया जाता है। और ये बिरहा है जिसमें नायक नायिका के प्रेम और विरह का वर्णन है, बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाने वाला। तो देखिए हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, उस क्वेश्चन में हम 4 ऑप्शन पढ़ रहे हैं, उस 4 ऑप्शन में हम ऑप्शंस के जो गायन है उनका रिवीजन कर रहे हैं। तो आपको खुद ब खुद एहसास हो रहा होगा कि आपसे अब चीज़ें बन रही हैं। और यही फ़ायदा होता है क्लास को कराने का, MCQ कराने का, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाए। और एक्सेप्टेशंस क्या हैं, यही एक्सेप्टेशंस हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा लोगों तक, लाइक्स और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास कैसी लग रही है। क्योंकि जब आप जिस टॉपिक पे बोलते हैं वीडियो आता है तो आपके लाइक और कमेंट्स बहुत मैटर करते हैं। तो कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा कि वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं, किस रीज़न से देख रहे हैं, क्लासेस कैसी लग रही हैं, अगली वीडियोज़ किस टॉपिक पर चाहिए। ठीक है, चलिए। UPSI वाले बच्चे बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल आप सबकी भावनाओं को समझ रही हूँ कि आप सबके एग्ज़ाम्स हैं सामने। ये MP वाले एग्ज़ाम्स हैं, इनके ये एग्ज़ाम्स ख़त्म होने को हैं, इनके बाद हम डेफिनेटली जल्दी ही क्लासेस शुरू करने वाले हैं आपकी, तो परेशान नहीं होना है। जाके आप तब तक वो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में GS प्रैक्टिसेस के क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस करवाए गए हैं, तो आप वो वाली प्लेलिस्ट तब तक देख सकते हैं। क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी तो सभी एग्जाम्स के लिए सेम है, इकोनॉमिक्स सभी एग्जाम के लिए सेम है, करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए सेम है। तो जो भी बच्चे दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में चले जाइएगा, वहाँ आपको 2025 का करंट अफेयर्स के MCQ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के जो भी MCQ हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो आपको मिल जाएगी, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए, क्या पूछा था, दिवाली के अवसर पर कौन सा होता है, तो दिवाली के अवसर पर होता है देवारी गायन। और ये कृष्ण राधा से संबंधित है, अहीर, ग्वाले और धोबी जनजाति के लोग करते हैं। बाम्बुलिया यही है, भोला गीत जो प्रश्नोत्तर शैली में होता है, जगदेव का पुआरा चैत्र और अश्विन माह में होता है, और बिरहा गायन बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। क्लियर। चलिए आगे बढ़े। बुंदेलखंड की वह शैली जो मुख्य रूप से विरह और श्रृंगार रस पर आधारित होती है और प्रश्नोत्तर शैली में, अब हमसे बनेगा ये किस पे है, विरह पर है और श्रृंगार रस पे है और प्रश्नोत्तर शैली में है। ऑप्शन दिया गया है, फाग है, गोकुल पाटा है, बिरहा है, पनवानी। तो अगर प्रश्नोत्तर हो रहा है तो प्रश्नोत्तर तो डेफिनेटली किनके बीच होगा, प्रश्नोत्तर होगा नायक और नायिका के बीच। और नायक नायिका के बीच 2 चीजें होनी तय है, पहला श्रृंगार और दूसरा विरह। नायक नायिका है तो 2 चीजें तो होंगी ही होंगी। अब बता दीजिए कि कौन सा गायन संबंधित है, प्रश्नोत्तर शैली में हो रहा है मतलब नायक नायिका है, नायक नायिका है तो श्रृंगार और विरह से संबंधित कौन सा था, बिरहा गायन था। और बिरहा गायन किस क्षेत्र में होता है, तो बिरहा गायन बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है। क्लियर। बुंदेलखंड क्षेत्र में। फाग आपको पता है होली के समय होता है बुंदेलखंड और बुंदेलखंड में। गोकुल पाटा गोंड और मुरिया जनजाति द्वारा गाना गाए जाने वाला है और किस क्षेत्र का है, बुंदेलखंड क्षेत्र का ही है। पनवानी भी किससे संबंधित है, तो पनवानी में महाभारत की कथाएं हैं। पनवानी में क्या है, महाभारत की कथाएं हैं। और पनवानी किससे संबंधित है,
तो पंडवानी जो है वो पंडवानी से संबंधित कलाकार कौन है? तीजन बाई जी। पंडवानी से संबंधित फेमस कलाकार कौन है? तो तीजन बाई जी। और किस क्षेत्र का है ये पंडवानी? तो ये भी बघेलखंड क्षेत्र का ही है, ये भी बघेलखंड अंचल का ही है। क्लियर? तो ये डेफिनेटली जितने भी ऑप्शंस में दिए गए हैं वो बघेलखंड के ही गायन हैं। फाग बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों का है। तो प्रश्नोत्तर शैली में हो रहा है और विरह से संबंधित है, तो सीधी सी बात है कौन सा गायन हो जाएगा? विरह गायन हो जाएगा। पंडवानी पूछ लेता तो बघेलखंड में ही गाया जाता है, महाभारत की कथाओं से संबंधित है। तीजन बाई का संबंध किससे है? तो पंडवानी से संबंधित है। घोटुल पाटा है तो गोंड मुरिया जनजाति से संबंधित है, बघेलखंड अंचल में गाया जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निराकार ईश्वर की उपासना पर आधारित और संत सिंगाजी और कबीर के पद वाली निमाड़ की प्राचीन शैली कौन सी है? निराकार ईश्वर की और संत सिंगाजी और कबीर पर आधारित निमाड़ की। आपको ये याद रखना है कि ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है निमाड़ की। कहाँ की? निमाड़ की प्राचीन शैली कौन सी है? अब बताइए, निराकार ब्रह्म पर आधारित निमाड़ अंचल में कौन सा गाना गाया जा रहा था? कलगी तुर्रा गाया जा रहा था क्या? तो आप कहेंगे नहीं, कलगी तुर्रा तो शिवजी पार्वती जी से संबंधित था, जिसमें कलगी पक्ष देवी माँ को उसकी उपासना कर रहा था और तुर्रा पक्ष शिव भगवान की, तो ये तो होगा नहीं। फिर मैंने कहा गरबा गरबी था क्या? तो आपने कहा नहीं, गरबा तो गरबा कैसा था? स्त्री प्रधान था और गरबी पुरुष प्रधान, वो गुजरात से सटा हुआ जो क्षेत्र है वहाँ का है। मैंने कहा ठीक है। फिर आपने कहा नाथपंथी गायन और निर्गुड़ी गायन। अब कह रहा है निर्गुड़ी गायन, और निर्गुड़ी गायन किससे संबंधित है? निमाड़ अंचल से बोला है, तो निमाड़ अंचल में तो सिर्फ एक ही था। निमाड़ अंचल में कौन सा गायन? निर्गुड़ी गायन, जिसमें किनके पद थे? बेसिकली जिसमें कबीर के और संत सिंगा जी के पद थे। और क्या था? इसमें कर्मकांडों का विरोध किया गया था। किनका विरोध किया गया था? तो कर्मकांडों का विरोध किया गया था। कर्मकांडों का इसमें बेसिकली विरोध किया गया था, किसमें? निर्गुड़ी गायन में। क्लियर? तो इतनी चीजें आपको जरूर याद रखनी है। निराकार ब्रह्म की उपासना से संबंधित कौन है? निराकार ब्रह्म की उपासना से संबंधित है निर्गुड़ी गायन। क्लियर? निर्गुड़ी गायन, और ये किनसे संबंधित है? कबीर जी से। और ये कर्मकांडों का विरोध करते हैं, जो धार्मिक आडंबर है, अंधविश्वास है, इनका बेसिकली विरोध किया जाता है। किसके द्वारा? निर्गुड़ी गायन द्वारा। किस अंचल में होता है? निमाड़ अंचल में होता है। और कलगी तुर्रा आपको पता है शिवजी पार्वती जी से संबंधित है। गरबा गरबी गुजरात वाला जो एरिया है। और नाथपंथी कहाँ है? कहाँ का है नाथपंथी गायन? कमेंट करके बताइएगा जरा मुझे कि नाथपंथी गायन कहाँ का है, बताइए। शिव पार्वती जी को समर्पित प्रश्नोत्तर शैली में बुंदेलखंड का लोकगीत कौन सा है? कहाँ का पूछ रहा है? आपको ये भी याद रखना है कि पूछ कहाँ का रहा है। पूछ रहा है बुंदेलखंड का, याद रखिएगा, बुंदेलखंड पूछा है। बुंदेलखंड का कौन सा है? बैराइटा गायन, हरदौल की मनौती, भोला गीत या बाम्बुलिया या विरहा गायन। तो अब आपको पता है क्या कि कह रहा है प्रश्नोत्तर शैली। प्रश्नोत्तर शैली, और प्रश्नोत्तर शैली भी किसके बीच? शिवजी और पार्वती जी की उपासना की जा रही है जिसमें। तो मैंने क्या बताया था आपको? नाम से ही समझ में आ जाएगा कौन सा? भोला गीत। भोला गीत, या जिसे बाम्बुलिया गीत के नाम से भी जाना जाता है। भोले बाबा। भोले बाबा मतलब शिवजी और पार्वती जी से संबंधित है। और किस शैली में होगा? सीधी सी बात है, अगर शिवजी पार्वती जी हैं तो पार्वती जी सवाल पूछेंगी और शिवजी आंसर करेंगे। तो शिवजी और पार्वती जी के बीच जो गायन हो रहा है वो कौन सा है? भोला गीत है, बाम्बुलिया गीत है। किस क्षेत्र में गाया जाता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। विरहा गायन अपने बघेलखंड क्षेत्र का है, नायक नायिका का विरह और प्रेम, ये भी प्रश्नोत्तर शैली में ही होता है, लेकिन बुंदेलखंड पूछा था। तो बुंदेलखंड का कौन सा है? भोला गीत। हरदौल की मनौती आप सबको पता है, हरदेव जी को बुलाया जाता है मांगलिक कार्यों में, तो बुंदेलखंड अंचल का है। अगला ये कौन सा दिया हुआ है? बैराइटा गायन। मुझे जरा बताइएगा बैराइटा गायन में किसकी कथाएं थी? तो हमने जाना था ये बैराइटा गायन था जिसमें किसकी कथाएं थी? महाभारत की कथाएं गाई जाती थी। बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाने वाला है ये बैराइटा गायन। तो ये बैराइटा गायन में क्या है? महाभारत की कथाएं हैं। और किस क्षेत्र में गाया जाता है बैराइटा? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। पूछा क्या था? शिव पार्वती जी से संबंधित, तो राइट आंसर हो जाएगा भोला गीत या बाम्बुलिया गीत। महाभारत की कथाओं और ऐतिहासिक वीर गाथाओं पर आधारित, महाभारत की कथाओं और ऐतिहासिक वीर गाथाओं पर आधारित बुंदेलखंड का, कहाँ का? बुंदेलखंड का कौन सा गीत है जिसमें महाभारत की कथाएं हैं? आल्हा, फाग, बैराइटा गायन, जगदेव का पुकारा। एक जगह चीज़ें पढ़ने का फ़ायदा ये होता है, एक जगह चीज़ें पढ़ने का ये फ़ायदा है, हमने एक जगह चीज़ पढ़ी, ऑप्शंस भी पढ़ लिए, अब हमसे आ रहा है कि महाभारत की कथाएं बुंदेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड में बोला है, बुंदेलखंड में महाभारत की कथाएं किस में है? तो बुंदेलखंड में महाभारत की कथाएं हैं बैराइटा गायन में।
बुंदेलखंड में महाभारत की कथाएं किसमें है? बैरायटा गायन में। अगर यही बघेलखंड पूछ लेता, मान लीजिए कि बघेलखंड में महाभारत की कथाएं किसमें हैं, तो बघेलखंड में महाभारत की कथाएं हैं पंडवानी में। बघेलखंड में महाभारत की कथाएं किसमें हैं? पंडवानी में। अब मैं यहाँ पे ये चीज़ क्यों बता रही हूँ? ये मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। जब कन्फ्यूजिंग चीज़ें आपको एक जगह बता दी जाती हैं तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छा हो जाता है। अब पूछा क्या है? बुंदेलखंड। वो कह ही रहा है बार बार कि बुंदेलखंड का पूछ रहा हूँ मैं, बघेलखंड का नहीं पूछ रहा हूँ। मुझे बुंदेलखंड का बताइए आप कि बुंदेलखंड का ऐसा कौन सा गायन है जिसमें महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं। तो बुंदेलखंड का ऐसा कौन सा गायन है जिसमें महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? बैरायटा गायन। अगर यही कह देता बघेलखंड का कौन सा गायन है, तो आप कहते बघेलखंड का पंडवानी है जिसमें महाभारत की कथाएं होती हैं, जिससे तीजन बाई जी संबंधित हैं। और आल्हा आप सबको पता है, आल्हा गायन आल्हा उदल से संबंधित है, 52 खंडों में गाया जाता है। चौमासा के समय शाम के वक्त गाया जाता है, फाग होली के समय गाया जाता है। और जगदेव का पुआरा कहाँ का है? बताइए, जगदेव का पुआरा कहाँ गाया जाता है? बताइए कमेंट करके। बता, मैं ही देती हूँ लास्ट में आपको आंसर। जगदेव का पुआरा किस क्षेत्र में गाया जाता है? बताइए। बुंदेलखंड क्षेत्र में ही गाया जाता है। बताया तो था, चैत्र और अश्विन मास में। चैत्र और अश्विन मास में जगदेव का पुआरा, चैत्र और अश्विन मास में जगदेव का पुआरा गाया जाता है। आप सबको मैंने बताया है। और एक तरह से ये क्या है? ये एक तरह से भजन शैली। जगदेव का पुआरा कैसी है? ये एक भजन शैली। क्लियर? और किस अंचल में गाया जाता है? तो ये जगदेव का पुआरा बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। क्लियर? पूछा क्या था? महाभारत की कथाएं। तो महाभारत की कथाएं बैरायटा गायन से संबंधित हैं। ये थे आपके सवाल, ये थे आपके लोक गायन से संबंधित सवाल। और मैं आशा यही करती हूँ कि आपको अब चीज़ें लोक गायन से संबंधित चीज़ों में दिक्कत नहीं होगी। जो इस क्लास में पहली बार है, मैं उन्हें बता दूं कि मध्य प्रदेश के नदियाँ, मध्य प्रदेश के बांध, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, लोक नृत्य, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट समारोह, मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट पुरस्कार, उनका वीडियो एक अलग से मध्य प्रदेश की प्लेलिस्ट बना के अपलोड कर दिया गया है। आपको आपके MP कांस्टेबल और MP SI के एग्जाम्स के लिए जो GS की प्रैक्टिसेस हैं, GS की क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जिसमें मध्य प्रदेश स्पेसिफिक 2 से 3 वीडियो गए हुए हैं, शायद साइंस के वीडियोज़ भी अपलोडेड हैं। और GS प्रैक्टिस मतलब टोटल ओवरऑल जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी अपलोड किए गए हैं। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिसेस भी अपलोड किए गए हैं। कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाना है। एक सेगमेंट है MP SI और MP कांस्टेबल, उसको ओपन करना है, उसमें आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश स्पेसिफिक वीडियो भी है जिसमें सिर्फ MP के क्वेश्चंस कराए गए हैं आपको, 100 से 200 क्वेश्चन एक वीडियो में। 2025 का जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके सारे MCQ करवाए गए हैं 2 वीडियो में। 3 से 4 वीडियो शायद साइंस के भी अपलोडेड हैं, उसी में साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई गई है उसी वीडियोस में। तो चले जाइएगा इस क्लास के बाद, उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है। बाकी स्टेट के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जो GS की तैयारी कर रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की, आपके लिए भी वीडियो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में पड़े हुए हैं। हिस्ट्री के अलग वीडियो हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इन सब के अलग अलग, इकोनॉमिक्स के भी अलग अलग सेगमेंट में वीडियो हैं। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारे वीडियो वो मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आपके GS की प्रैक्टिस करवाई गई है, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन है उनकी अलग प्रैक्टिसेस, ज्योग्राफी की अलग प्रैक्टिस, इकोनॉमिक्स की अलग प्रैक्टिस। तो जाके आप उसे भी वीडियो को देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि आप सब बहुत पसंद कर रहे हैं क्लासेस को। तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरी गलती नहीं है कि अगर आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। नए वीडियो का नोटिफिकेशन तभी मिलता है जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकॉन दबा लेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और बताइएगा नेक्स्ट क्लास किस वीडियो में चाहिए। मिलते हैं अगले ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।